आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 10th क्लास ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट की बात करने वाले हैं। इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने वाले हो। अभी जो 10th क्लास का तुम्हारा पहला चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इजी होने वाला है और चैप्टर के कंपैरिजन में। अगर तुम देखो तो ये चैप्टर तुम्हारा बड़ा है पर लेकिन क्या कहते हैं इजी भी है काफी ज्यादा, और मैं इसको इजी तुम्हारे लिए बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। और दोस्तों क्या हालचाल, मेरा नाम है धनंजय यादव, आप देख रहे हैं एक बेहतरीन सा प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सबकी क्लासेस एसबी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 10th क्लास ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट की बात करने वाले हैं। इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने वाले हो। और 9th क्लास में जो तुम पढ़ते आ रहे थे अभी तक, वो तुम पढ़ रहे थे फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में, जो भी तुम्हारा फिजिकल स्ट्रक्चर वगैरह था वो तुम पढ़ रहे थे, जैसे लैंडफॉर्म हो गया, भूआकृति हो गया, ओशियन हो गया और कॉन्टिनेंट्स वगैरह हो गए। तुम अभी तक हिमालय वगैरह, माउंटेन्स, इन सब के बारे में तुम पढ़ रहे थे, फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे। पर अब थोड़ा सा फिजिकल ज्योग्राफी में किसका इन्वॉल्वमेंट हो गया, ह्यूमन ज्योग्राफी का इन्वॉल्वमेंट हो गया। अब तुम उसके बारे में पढ़ोगे। अभी जो 10th क्लास का तुम्हारा पहला चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इजी होने वाला है और चैप्टर के कंपैरिजन में। अगर तुम देखो तो ये चैप्टर तुम्हारा बड़ा है पर लेकिन क्या कहते हैं इजी भी है काफी ज्यादा, और मैं इसको इजी तुम्हारे लिए बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर तुम्हें कोई भी टॉपिक ना समझ आता हो तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो ये वीडियो है वन शॉट होने वाली है। कोई भी टॉपिक ना समझ आता हो तो वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देखना, वो टॉपिक जरूर समझ आएगा। फिर भी कोई भी कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा, ठीक है। अब ये जो वीडियो है हमारी, बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है तुम्हारे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, तुम्हारे चैप्टर का नाम है। देखो रिसोर्स सिंपली वो होते हैं जो हमारे यूज में आते हैं, हमारे जो नीड पूरी करते हैं, वो हमारे लिए सिंपली क्या होते हैं रिसोर्स, या फिर जो भी हमारे आसपास है वो हमारे लिए क्या है एज अ रिसोर्स है, क्योंकि हम उसका क्या कर रहे हैं यूटिलाइज कर रहे हैं। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, इस स्मार्ट बोर्ड से पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, ये मेरे लिए क्या है रिसोर्स है। इस स्टाइलर का मैं यूज कर रहा हूँ, ये मेरे लिए क्या है एक रिसोर्स है। वैसे भी तुम्हारी जो भी डेली लाइफ है, दैनिक जीवन है, उसमें तुम जिन जिन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हो, यूज कर रहे हो उनका, वो तुम्हारे लिए क्या है एज अ रिसोर्स है, ठीक है। डेवलपमेंट का मतलब तो सबको पता ही है, सिंपल होता है। जैसे भारत आज से 50 साल पहले था और आज जो है उसमें तुम डेवलपमेंट का फर्क देख सकते हो, ठीक है। और देशों के कंपैरिजन में आज भारत विश्व की 5वीं इकोनॉमी बन चुका है, और पहले कैसा था आजादी के समय तुम सब देख रहे थे। तो यही क्या है एक तरह से डेवलपमेंट। अब इसी बीच मेरा तुमसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, छोटा सा एक क्वेश्चन है कि क्या कहते हैं जो डेवलपमेंट है और जो ग्रोथ है उसके बीच में डिफरेंस क्या है, तुम्हें ये बताना, ठीक है, कि ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होता है। मैंने तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा है, अब इसका कमेंट बॉक्स में क्या कहते हैं आंसर जरूर देना, ठीक है। अब ये जो क्या कहते हैं हमारा चैप्टर है इसको स्टार्ट करते हैं सिंपली। हाँ, तो इंट्रोडक्शन में हमारा ये हो जाएगा कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, मतलब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सिंपली यही कहना चाह रहा है ये टॉपिक हमारा, ठीक है। ये जो चैप्टर है हमारा, ठीक है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं कितने टॉपिक, 1 2 3 4 5 6, करीबन क्या कहते हैं इसमें 8-9 टॉपिक है जिनको हम इस वन शॉट वीडियो में रिकवर करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं पहला टॉपिक जो हमारा होगा क्लासिफिकेशंस ऑफ रिसोर्स, टाइप्स ऑफ रिसोर्स, मतलब कि संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे और संसाधन कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ेंगे, सिंपली यही है। और डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स और एजेंडा 21 पढ़ेंगे। जो रिसोर्स है, ठीक है, उनका विकास करना या उनको विकसित करना क्यों जरूरी है, और जो एजेंडा 21 है वो पढ़ेंगे, ठीक है। जो रियो डी जेनेरियो सम्मेलन हुआ था जून में 1992 में, ये एजेंडा 21 उसी में से निकला था। इसको हम आगे चल के वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, कोई भी ज्यादा जल्दीबाजी की बात नहीं है कुछ। रिसोर्स प्लानिंग एंड रिसोर्स प्लानिंग इंडिया, ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे संसाधन नियोजन क्या होता है और जो रिसोर्स प्लानिंग है वो इंडिया में कैसे है, ठीक है। सिंपली यही पढ़ने वाले हैं, ठीक। इंडिया में जो संसाधन नियोजन की प्रक्रिया है वो कैसे करी जाती है ये पढ़ेंगे, और जो रिसोर्स प्लानिंग है वो क्या होती है ये पढ़ेंगे, ठीक है, कि रिसोर्स का कैसे मैनेजमेंट बिठाना है। ये सारी चीजें जो कौन से टॉपिक के अंदर आएगी, रिसोर्स प्लानिंग के अंदर आएगी, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा चौथा, लैंड रिसोर्स, ठीक है। लैंड रिसोर्स का मतलब क्या होता है, जो भी क्या कहते हैं भूमि संसाधन कह सकते हैं एक तरह से। जो भूमि है हमारे लिए एज अ रिसोर्स कैसे है, उसका यूटिलाइज हम एज अ रिसोर्स कैसे कर रहे हैं, ये किसके अंदर हम पढ़ेंगे, लैंड रिसोर्स वगैरह को पढ़ेंगे। और ये भी पढ़ेंगे जो लैंड होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। जैसे क्या कहते हैं भारत में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वैरायटी के लैंड है, जैसे माउंटेन एरिया अलग हो गया, प्लेन एरिया अलग हो गया, और जो भी डेक्कन का प्लेट्यू साइड का एरिया हो गया वो अलग हो गया। इसी वजह से जो भारत में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लैंड है उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। लैंड यूटिलाइजेशन, ठीक है, जो हमारा भारत है इसमें भूमि का उपयोग कैसे किया जा रहा है इसके बारे में पढ़ेंगे सिंपली, ठीक है। और लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, ये पढ़ेंगे जो भारत में जो भूमि है उसका यूज किस किस तरह से किया जा रहा है। ये भी पढ़ेंगे कि जो
लैंड यूटिलाइज किया जा रहा है, ठीक है। यूटिलाइज कैसे किया जा रहा है ये भी पढ़ेंगे, और उसका पैटर्न भी पढ़ेंगे कि किन किन तरीकों से किया जा रहा है, ठीक है। कृषि के लिए यूज किया जा रहा है, इंडस्ट्रीज के लिए यूज किया जा रहा है, या और भी कई कामों के लिए यूज किया जा रहा है। ये किसमें हम पढ़ेंगे, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया के टॉपिक के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, ठीक है। मतलब ये पढ़ने वाले हैं, जो लैंड डिग्रेडेशन का मतलब ये होता है भूमि निम्नीकरण, यानी भूमि का खराब होना, एक तरह से यही समझ लो। और फिर पढ़ेंगे इसकी कंजर्वेशन। पहले ये पढ़ेंगे जो भूमि का डिग्रेडेशन होता है, जो लैंड डिग्रेडेशन होता है वो कैसे होता है और किन किन कारणों से होता है ये पढ़ेंगे। फिर ये पढ़ेंगे कि वो जो कारण है उनसे हमें बचना कैसे, उसके कुछ उपाय वगैरह ये देखेंगे कंजर्वेशन में। और अगला टॉपिक है हमारा सोइल एज अ रिसोर्स, ये तुम्हारा लास्ट टॉपिक होने वाला है। सोइल एज अ रिसोर्स जो तुम्हारा टॉपिक है, इसमें हम पढ़ेंगे जो मृदा है वो एक संसाधन कैसे है, ठीक है। मानव के लिए वो एक संसाधन कैसे काम करती है, ये हम किस में पढ़ेंगे, सोइल एज अ रिसोर्स के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल्स, ठीक है। इसमें हम ये पढ़ेंगे जो हमारा भारत में सोइल है उनका वर्गीकरण किस बेस पे हुआ है। क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल का मतलब यही है जो सोइल है, जो मृदा है, उसका वर्गीकरण किस किस बेस पे हुआ है, ये हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। और जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो इन सोइल के बीच हुआ है, जैसे एलुवल सोइल हो गई, जलोढ़ मृदा, ब्लैक सोइल, रेड सोइल, येलो सोइल, जो भी लैटराइट सोइल हो गई, एरिड सोइल हो गई, फॉरेस्ट सोइल हो गई, ये सब क्या है, सोइल का वर्गीकरण कर दिया है अलग अलग बेस पे। जैसे कि किसी सोइल, जैसे ब्लैक सोइल है, उसका रंग क्या कहते हैं, जो भी होगा ब्लैक होगा, इसी वजह से उसको अलग रख दिया, क्योंकि ये क्या है उसकी विशेषता है, या उसमें खेती कुछ अलग मानसून में होती होगी, ये क्या है उसकी विशेषता है, इसी वजह से उसको अलग अलग सोइल से डिफरेंट है वो, ठीक है। ऐसी ही इन सारी सोइलों की क्या है अलग अलग विशेषता है, इसी वजह से ये क्या कहते हैं सबसे ज्यादा डिफरेंट है, इनका क्लासिफिकेशन कर दिया गया है सारी सोइलों का। सोइल इरोजन एंड सोइल कंजर्वेशन, सिंपली ये पढ़ेंगे जो मृदा अपरदन है वो कैसे होता है। और कंजर्वेशन में यही पढ़ेंगे, जो कंजर्वेशन में हम यही पढ़ेंगे जो मृदा अपरदन है, इससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, सिंपली यही पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा टॉपिक पे आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन सोइल, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स है हमारा टॉपिक। इसमें हम ये पढ़ेंगे जो संसाधन है उनका वर्गीकरण कैसे हो रहा है, ठीक है। उनका वर्गीकरण किस किस बेस पे किया गया है और कैसे कैसे संसाधन है जिनका क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। अलग अलग बेस पे क्लासिफिकेशन किया, जैसे हमने अभी सोइल के बारे में पढ़ा कि सोइल का आकार अलग होता है, उसकी जो भी क्या कहते हैं स्ट्रक्चर वगैरह जो अलग होता है, उसी के बेस पे क्या कहते हैं उस सोइल को अलग किया जाता है, डिफरेंट है वो सबसे, यही उसकी विशेषता, इसी वजह से वो और सोइल से क्या है डिफरेंट है, और इसी वजह से क्या किया है सोइल के बीच में क्लासिफिकेशन किया है। वैसे रिसोर्स भी होते हैं अलग अलग बेस पे, उनके बीच में भी क्या किया है क्लासिफिकेशन कर दिया गया है, ठीक है। अब देखते हैं पहला जो हमारा रिसोर्स होगा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन मतलब क्या होता है उत्पत्ति, ठीक है। उत्पत्ति में पहला अपना हो जाएगा बायोटिक रिसोर्स। देखो बायोटिक वो रिसोर्स होते हैं जिनके अंदर क्या होती है फीलिंग्स होती है, जो जिंदा होते हैं, सिंपली वही क्या होते हैं बायोटिक रिसोर्स होते हैं। जैसे कि एज ए ह्यूमन हो गए हम, और प्लांट्स हो गए पेड़ पौधे, और एनिमल हो गए जानवर, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है फीलिंग्स होते हैं, ये जी रहे होते हैं, इनकी लाइफ होती है, जिंदगी होती है, तो यही क्या होता है अपने बायोटिक रिसोर्स। एबायोटिक रिसोर्स में वो सारी चीजें आ जाती हैं जिनके अंदर क्या कहते हैं फीलिंग वगैरह जान वान कुछ नहीं होती, वो एक तरह से नॉन लिविंग थिंग होते हैं। जैसे वॉल है, ठीक है, ये वॉल के अंदर क्या कहते हैं जान नहीं है, दीवार है इसके अंदर जान नहीं है, तो ये किस में आ जाएगी एबायोटिक में आ जाएगी। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दे रखा है एयर, वाटर और जो भी एक्सेट्रा वगैरह हो गया एग्जाम्पल के लिए, एबायोटिक में वो सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। एक होता है जिसके अंदर क्या कहते हैं जीवन होता है, एक होता है जिसके अंदर जीवन नहीं होता, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेबिलिटी मतलब कि समाप्ता, ठीक है। समाप्ता के बेस पे देखते हैं जो कौन से रिसोर्स हैं वो कैसे जल्दी समाप्त हो जाते हैं और कौन से रिसोर्स जो है समाप्त नहीं होते, ये देखना है। तो हमारा पहला है रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स में सिंपली मैं तुम्हें ऊपर से बताऊं, रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जिनको हम दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या सोलर एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी, और विंड एनर्जी हो गया, वाटर एनर्जी हो गया, इन सबको हम दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे रिन्यूएबल रिसोर्स हो जाएंगे, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होते, इनकी कोई लिमिटेशन नहीं है, ये कभी खत्म नहीं होंगे। जो सोलर एनर्जी है वो जब तक है जब तक सूरज है, सूरज तो हमेशा ही है, ठीक है, सूरज नहीं होगा तो दुनिया ही नहीं है। तो यही कह रहा हूं मैं, जो सोलर एनर्जी है वो जब तक है जब तक सूरज है, विंड एनर्जी जब तक है जब तक हवा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें खत्म हो सकती है नहीं हो सकती, तो इसीलिए जो ये रिसोर्स है इनको हम दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। पर लेकिन उसी के कंपैरिजन में अगर तुम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को देखो, ठीक है, तो इनको हम दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं नहीं कर सकते। जो इसमें आ जाएंगे कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, नेचुरल गैस वगैरह, जो भी हमारे खनिज पदार्थ या जो भी मिनरल्स वगैरह होते हैं,
इसके अंदर वो सारी चीजें आ जाएंगी। क्या हम उनको दोबारा से किसी ह्यूमन एक्टिविटी द्वारा या किसी ह्यूमन एक्टिविटी के आधार पर उसको हम दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वो अंदर जो भी जियोग्राफिक एक्टिविटी वगैरह जिसे हम क्या कहते हैं, उसको हिंदी में बोलते हैं अपना भौगोलिक क्रिया जो भी होती है पृथ्वी के अंदर वाली सतह पर, ठीक है, उससे क्या बनते हैं, हमारे रिसोर्स बनते हैं। कौन से? जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं। तो क्या हम इसको दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर यानी कि कई लाखों साल लग जाते हैं, ठीक है। तो मैं यही कह रहा हूं, जो ऊपर वाले जो रिसोर्स हैं रिन्यूएबल रिसोर्स, इनको हम दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं, और इनको हम दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या कहते हैं कि किसी ह्यूमन एक्टिविटी द्वारा ये बनाए नहीं जा सकते, इस वजह से, क्योंकि कोयला, पेट्रोलियम, डीजल ये हमें कहां से मिलता है? जमीन से मिलता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स ये है अपना टॉपिक। अब इसमें हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, मतलब कि इसमें हम देखेंगे कि जो डेवलपमेंट के बेस का जो स्टेटस दिखाते हैं वो उन रिसोर्स के बारे में देखते हैं। पहला जो हमारा होगा पोटेंशियल रिसोर्स होगा। अब बहुत इजी है तीनों रिसोर्स, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। पोटेंशियल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जिनके अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है? पोटेंशियल होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे विंड हो गई, सोलर एनर्जी हो गई, ये जो एनर्जी है सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? राजस्थान का वेस्ट पार्ट हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होती है? विंड एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी होती है। पर हम उनका क्या यूटिलाइज कर पाते हैं? नहीं कर पाते। तो ऐसे रिसोर्स जिनके अंदर फुल पोटेंशियल होता है पर हम फिर भी उनका यूटिलाइज नहीं कर पाते, वो क्या हो जाएंगे? हमारे पोटेंशियल रिसोर्स हो जाएंगे, ठीक है। डेवलप्ड रिसोर्स में वो रिसोर्स आएंगे क्या कहते हैं, जिनका हमने क्या कहते हैं सर्वे किया है, अच्छे से सर्वे किया है, और उनकी क्वांटिटी पता लगा ली, उनकी क्वालिटी पता लगा ली, सब कुछ पता लगा लिया हमने, ठीक है। तो वो रिसोर्स किस में आ जाएंगे? डेवलप्ड रिसोर्स में आ जाएंगे। एग्जांपल के लिए कोई भी मिनरल हो गया, ठीक है, कोई मिनरल किसी अलग एरिया वगैरह में, क्षेत्र में हमें मिला, ठीक है, अब उसका सर्वे वगैरह हुआ कि ये जो रिसोर्स है इसकी क्वालिटी इतनी है, और जो भी इसकी क्या कहते हैं मात्रा या क्वांटिटी जो भी है वो इतनी है, ठीक है। तो उसी के बेस पे क्या कहते हैं वो रिसोर्स कौन सा हो जाएगा? डेवलप्ड रिसोर्स हो जाएगा, ठीक है। ये सर्वे इसलिए होता है कि मान के चलो जो रिसोर्स है वो ज्यादा क्वांटिटी में है पर वो उसकी क्वालिटी जीरो है बिल्कुल, तो क्या कोई अपनी इन्वेस्टमेंट या कोई अपनी लागत लगाएगा उसको निकालने में? उतनी नहीं। तो वो जो रिसोर्स है उनका सर्वे इसलिए किया जाता है, और वो रिसोर्स किसके अंदर आ जाएंगे? डेवलप्ड रिसोर्स के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और स्टॉक के अंदर वही रिसोर्स आ जाएंगे, स्टॉक को हिंदी में हम बोलते हैं भंडार। भंडार संसाधन वही संसाधन होते हैं जो होते तो हैं पर लेकिन उनका इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास पर्याप्त टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। पर्यावरण में उपयुक्त कुछ ऐसा पदार्थ है जिसका हम इस्तेमाल तो कर सकते हैं पर लेकिन हमारे पास इतनी उस लेवल की टेक्नोलॉजिकल हमारा डेवलपमेंट हुआ नहीं है कि हम उसका एज अ रिसोर्स यूटिलाइज कर पाए। और वही एग्जाम्पल के लिए क्या आ जाएगा हमारा? स्टॉक रिसोर्स में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप में सिंपली भाई देखो, ओनरशिप मतलब हिंदी में यही होता है स्वामित्व, मतलब अधिकार, राइट वगैरह ये सब हो गया। तो ये तो बहुत इजी रिसोर्स है, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन आता है कि इंडिविजुअल रिसोर्स को जो भी क्या कहते हैं कम्युनिटी ओन्ड बाय रिसोर्स में क्या कहते हैं डिफरेंस वगैरह बताओ, तो तुम्हें सिंपली यही बताना है जो क्या कहते हैं इंडिविजुअल जो रिसोर्स होते हैं उसके ऊपर किसी एक प्रति व्यक्ति का राइट होता है। जैसे कि स्टाइलर है, इसके ऊपर राइट किसका? मेरा है। तुम्हारा घर है, तुम्हारा हाउस है, उसके ऊपर राइट किसका? तुम्हारा है। तो वो क्या हो जाएगा? एक तरह से इंडिविजुअल रिसोर्स हो जाएगा, तुम्हारी निजी संपदा हो जाएगी, ठीक है। और जैसे ही तुम क्या कहते हैं कम्युनिटी की तरफ बढ़ोगे, जो भी कम्युनिटी वाले रिसोर्स होते हैं तुम उनकी तरफ बढ़ोगे तो उसके ऊपर पूरे एक समुदाय का, ठीक है, पूरे एक समुदाय का राइट हो जाएगा। जैसे कि किसी गांव वगैरह में जाते हो, कोई समुदाय देखते हो, तो वहां पे जो भी रिवर होती है, जो भी तालाब होता है, जो भी क्या कहते हैं चरगाह वगैरह का जो भी मैदान वगैरह होता है, ठीक है, वो जो कुआं होता है उनके ऊपर राइट किसका होता है? पूरी ये कम्युनिटी का होता है, ठीक है। जो भी वहां पे लोकल कम्युनिटी रह रही होगी उसका राइट होता है। अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला टॉपिक हमारा इजी था, समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी तुम्हें कोई डाउट आ रहा है तो वीडियो को दोबारा से करके देखो, समझ में आएगा अच्छे से। अगर तब भी नहीं समझ आ रहा तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। हाँ, जो हमारा क्या कहते हैं तीसरे जो हमारे रिसोर्स है नेशनल रिसोर्स एंड इंटरनेशनल, ठीक है। जो नेशनल रिसोर्स होते हैं सिंपली वही होते हैं ऐसा कोई भी संसाधन जो अपने नेशन के अंदर है, जो हमारे टेरिटरी के अंदर है। नेशन में मतलब कि राज्य भी आता है, राज्य में मतलब लोकल एरिया भी आता है, गांव भी आते हैं। अब जो हमारा भारत है वो क्या है? एक नेशनल है, ठीक है, एक नेशन है, एक राष्ट्र है, ठीक है। अब उसके अंदर जो भी रिसोर्स है, चाहे वो क्या कहते हैं राज्य के अंदर है, चाहे वो लोकल एरिया के अंदर है, वो क्या है? एक तरह से नेशनल रिसोर्स है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा चौथा पॉइंट है इंटरनेशनल रिसोर्स का, इसमें सिंपली यही होता है
जो भी क्या कहते हैं महासागर होते हैं, जो भी ओशियंस वगैरह होते हैं या महासागर होते हैं, सी होते हैं, उनके ऊपर राइट किसका होता है? किसी इंस्टीट्यूशन का होता है। जैसे अपना क्या कहते हैं जो भी दक्षिणी ध्रुव जिसे हम बोलते हैं, यानी कि साउथ पोल जो हमारा हो गया, उसके ऊपर राइट किसी एक कंट्री का है? नहीं है। क्या अंटार्कटिका के ऊपर राइट किसी एक कंट्री का नहीं होता? ठीक है, तो वो किस में आ जाएगा? हमारा इंटरनेशनल रिसोर्सेज में आ जाएगा। ठीक है, और उसके ऊपर राइट किसका होगा? किसी इंस्टीट्यूशन वगैरह यानी कि संस्था वगैरह का उसके ऊपर क्या होगा? राइट होगा। समझ में आनी चाहिए। दोनों रिसोर्सेज के बीच में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है डिफरेंस बताने का तो बता देना, क्योंकि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है तो सिंपली यही बनता है, या तो जो भी डिफरेंस बता दो, पोटेंशियल रिसोर्स और डेवलप्ड रिसोर्स के बीच में डिफरेंस बता दो, या नेशनल इंटरनेशनल के बीच में डिफरेंस बता दो। तो यही सारी चीजें तुम्हें थोड़ी थोड़ी ध्यान रखनी है, इनके एक दो एग्जांपल, बाकी तुम्हारा जो भी क्वेश्चन होगा वो सही जाएगा। इंटरनेशनल रिसोर्स वही होते हैं जिनके ऊपर जो भी राइट है वो किसका होता है? एक पूरी पूरी संस्था का होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ेंगे जो क्या कहते हैं संसाधन विकास। ठीक है, जो संसाधन का विकास है वो करना इंपॉर्टेंट क्यों है और संसाधन विकास हमें क्यों करना चाहिए, सिंपली ये है हमारा टॉपिक। अब आगे बढ़ते हैं इसके थोड़ा सा, जब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। ठीक है, रिसोर्स आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ठीक है, मतलब जो संसाधन है वो प्रकृति ने हमें फ्री में गिफ्ट में दी है, मतलब तोहफे में दी है। ये बात सही है, क्योंकि जो भी ऑक्सीजन वगैरह है, जो भी वाटर है, वो हमको एज अ फ्री में तो प्रोवाइड करवा रही है। इन्वायरमेंट जो हमें होता है वो फ्री में दे रहा है, जो हमारा नेचर है वो हमें फ्री में दे रहा है। तो एज अ रिजल्ट ह्यूमन ने उसका क्या किया? ह्यूमन ने उसका क्या किया? ओवर यूज कर दिया। किसका? रिसोर्स का। क्योंकि प्रकृति ने उससे पैसे तो लिए नहीं कि भाई मैं संसाधन दे रही हूँ तेरे को, मेरे को इतने पैसे चाहिए, और इसी वजह से उसने क्या किया? ह्यूमन ने, मानव ने उसका ओवर यूज कर दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। और इससे कई सारी मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। ठीक है, कुछ क्या कहते हैं महत्वपूर्ण समस्याएं क्रिएट हो गई। कौन कौन सी? पीपल ग्रीड रीजन, मतलब कि जो भी मानव के लालच के कारण। ठीक है, मानव के लालच के कारण क्या हो गया? लैक ऑफ रिसोर्स, मतलब कि क्या हुआ? संसाधनों की कमी हो गई। देखो, जो नेचर है उसने मानव को फ्री में रिसोर्स दिए, संसाधन दिए। अब जो मानव है उसने उसका ओवर यूज किया, अधिक उपयोग किया। ठीक है, उससे क्या हुआ? जो रिसोर्स है उनकी क्या हो गई? कमी हो गई। ठीक है, ये तो होना ही था। अगर तुम किसी चीज का ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो उसकी कमी एक ना एक दिन तो होगी। ठीक है, जो हमारा क्या कहता है अगला पॉइंट है, ये देखे तो हम इसी वजह से क्या हो रहा है? संसाधनों को कुछ ही हाथों में संचयन, मतलब कि जब देखो, जब संसाधनों की कमी होने लगी तो जो भी मानव था, जो ह्यूमन था, उसने रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन शुरू कर दिया। तो उससे क्या हुआ? रिसोर्स की कमी हुई, लैक ऑफ रिसोर्स हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ? जो संसाधन है वो कुछ ही हाथों में जा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो रिसोर्स होते हैं उनको भी तो खरीदने के लिए पैसे की जरूरत होती है ना। ठीक है, तो जो अमीर है वो तो क्या कहते हैं रिसोर्स का अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहे हैं, लेकिन जो गरीब है वो इस मामले में पीछे छूटते जा रहे हैं। क्योंकि रिसोर्स जो है, जिस चीज की जितनी कमी होती जाएगी और उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, ये समझ लो एक तरह। ठीक है, और उसका फिर यूज कौन कर रहा है? यूटिलाइज कौन कर रहा है? जो भी हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में जो भी क्या कहते हैं अमीर लोग होते हैं। ठीक है, और गरीब उसका फायदा नहीं उठा पा रहे, क्योंकि जो रिसोर्स है उसका ओवर यूज हो चुका है और वो खत्म होते जा रहे हैं। और रीजन क्या हुआ है? सोसाइटी टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, रिच एंड पुअर। जैसे कि मैं तुम्हें बता रहा, सोसाइटी जो है हमारी टू पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। रिसोर्स ओवर यूज का रिजल्ट यही हुआ है कि ग्लोबल वार्मिंग हुई है, विश्व ताप में वृद्धि हो गई, और ओजोन लेयर का डिप्लेशन हुआ है। डिप्लेशन का मतलब होता है ओजोन लेयर की कमी हुई है, या छेद तो नहीं कह सकते, छेद भी हो सकता है। क्योंकि क्या कहते हैं जो ओजोन लेयर है, ऐसा वही माना गया था कि अफ्रीका में कहीं किसी कॉन्टिनेंट के ऊपर क्या कहते हैं ओजोन लेयर में थोड़ा बहुत छेद वगैरह की संभावना थी। पहले 1900 में मैं कहीं मैंने सन में पढ़ा था कि ओजोन लेयर में डिप्लेशन हो रहा है। ठीक है, किसकी वजह से होता है? जब सबसे ज्यादा पोल्यूशन वगैरह होता है। अगर ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है तो इससे सबसे बड़ी समस्या ये होगी, स्किन कैंसर या और भी कई सारी बीमारियां क्या कहते हैं उत्पन्न होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो सूरज की किरणें होती है वो हानिकारक होती है, उनको क्या कहते हैं एज अ फिल्टर करने का काम किसका है? ओजोन लेयर का काम होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या हो रहा है इससे? इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। ठीक है, जो रिसोर्स है इनके ओवर यूज का रिजल्ट यही हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, एंड लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। ठीक है, डिग्रेडेशन हो रहा है। और क्या हो रहा है? अनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स, मतलब कि जो संसाधन है इसका न्याय संगत वितरण नहीं हो रहा है। ठीक है, जो हमारे रिसोर्स है
इनका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है जैसे होना चाहिए। इसी वजह से संसाधन क्या कहते हैं, जो हमारी सोसाइटी है वो रिच एंड पुअर टू पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है, क्योंकि जो संसाधन है उसका न्याय संगत तरीके से वितरण नहीं हो रहा है। ठीक है, ये सबसे बड़ी समस्या आई है सोसाइटी में। और प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान काल में रिसोर्स का ओवर यूज, अगर हम रिसोर्स का ओवर यूज करेंगे, ठीक है, अगर हम वर्तमान काल में भी रिसोर्स का ओवर यूज कर रहे हैं अच्छे से, तो हमारा जो प्लेनेट है, आवर प्लेनेट इन डेंजर, ठीक है, हमारा जो क्या कहते हैं ग्रह है वो भविष्य में खतरे में आ सकता है अगर हम इसी तरीके से जो रिसोर्स है इनका ओवर यूज करते रहे और क्या कहते हैं और कर आगे चल के जो फ्यूचर में क्या होगा, हमारा जो प्लेनेट है वो किस में आ जाएगा, डेंजर में आ जाएगा। जैसे कि हमने अभी ये सारे कारण जो भी रीजन पढ़े, जो भी रिसोर्स के ओवर यूटिलाइजेशन से हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर का डिप्लेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन वगैरह, अगर ये सब एक नेक्स्ट लेवल पे और बड़े लेवल पे बढ़े तो आगे चल के जो हमारा प्लेनेट है वो खतरे में आ ही सकता है। सिंपल ही है, समझ सकते हो बात। तो और रिसोर्स प्लानिंग क्या है, इसके लिए रिसोर्स प्लानिंग हमारे लिए क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसके लिए रिसोर्स प्लानिंग हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि एक मैनेजमेंट से रिसोर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, इसी वजह से रिसोर्स प्लानिंग क्या है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये एक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है जो तुम सीधा सीधा मैं बता रहा हूँ समझो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यही होता है जो रिसोर्स है, जो संसाधन है, उनका ऐसे इस्तेमाल किया जाए जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो भी उसका इस्तेमाल कर पाए। क्योंकि हमारी जो वर्तमान काल में जो भी जनरेशन चल रही है, अगर उसी ने रिसोर्स का ओवर यूटिलाइज करके उसे खत्म कर दिया, जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो क्या करेगी फिर। ठीक है, और जो रिसोर्स है उनका ऐसे इस्तेमाल किया जाए जो हमारा क्या कहते हैं पर्यावरण, जो वातावरण है उसको भी नुकसान ना पहुंचे और जो हमारा क्या कहते हैं देश का क्या कहते हैं विकास भी हो जाए। चलिए यही कॉन्सेप्ट है, रिसोर्स को क्या कहते हैं ऐसे यूटिलाइज करना जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो भी रिसोर्स का इस्तेमाल कर पाए और जो पर्यावरण है उसको भी नुकसान ना पहुंचे और हमारे जो भी क्या कहते हैं हमारे जो देश का क्या हो जाए आर्थिक विकास भी हो जाए। यही किसका कॉन्सेप्ट था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट, अच्छा 92। ठीक है, ये जो हमारा रियो डी जेनेरियो सम्मेलन है ये 1992 में हुआ था। ये हुआ इसलिए था क्योंकि उस समय क्या कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, हाई लेवल पे पॉपुलेशन नहीं पोल्यूशन वगैरह ये सारी चीजें होने लग गई थी। इसी वजह से क्या कहते हैं इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए ग्लोबल लेवल पे क्या हुआ, हमारा रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट हुआ। ब्राजील की राजधानी कहाँ पे हुआ था, रियो में हुआ था। कौन से महीने में हुआ था, जून में हुआ था। डेट याद रखना, एमसीक्यू में क्वेश्चन वगैरह आ जाए तो ध्यान रखना कब हुआ था, जून में हुआ था 1992 में। कब हुआ था, ब्राजील में हुआ था। ठीक है, और मोर देन 102 स्टेट्स, मतलब कि इसमें क्या कहते हैं 100 लीडर्स आए थे कंट्री के, जैसे प्राइम मिनिस्टर वगैरह हो गया। कहीं भी क्या कहते हैं वैश्विक लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे कोई भी मीटिंग वगैरह होती है तो एक जो कंट्री होती है उसको रिप्रेजेंट करने वहां का प्राइम मिनिस्टर जाता है। तो वैसे यहाँ पे क्या कहते हैं 100 कंट्रीज के क्या आए थे लीडर्स वगैरह हेड्स आए थे और मीट इन रियो डी जेनेरियो ब्राजील फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, जो हमारा क्या कहते हैं पहला इंटरनेशनल जो भी क्या कहते हैं सम्मेलन हुआ था। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ था, अर्थ समिट हुआ था। कहाँ पे हुआ था, ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ठीक है, अर्थ समिट का रीजन मतलब कि जो ये जो रियो सम्मेलन है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं अर्थ समिट यानी कि पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका रीजन क्या था, इसका कारण यही था जो ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि जो सारे देश हैं, जितनी भी कंट्री थी उस वक्त सारे अपनी क्या कहते हैं अर्थव्यवस्था बढ़ाने में लग रहे थे, अपना डेवलपमेंट करने में लग रहे थे। उसके चक्कर में वो पर्यावरण को तो भूल गए थे, इन्वायरमेंट को तो भूल गए थे, नेचर को भूल गए थे। तो वही चीज याद दिलाने के लिए क्या हुआ था, ये अपना सम्मेलन हुआ था। याद दिलाने के लिए छोड़ो, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हुआ था, भाई ऐसे नहीं करना ऐसे करना है। ठीक है, अपना डेवलपमेंट है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ था हमारा ये अर्थ समिट हुआ था। ठीक है, कब हुआ था ये, कब तो हुआ था जून में 1992 में हुआ था और ग्लोबल लेवल पे हो रही थी ये सारी चीज। ठीक है, और एकत्रित नेताओं मतलब लीडर्स ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन और बायोडायवर्सिटी पर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। मतलब कि जितने भी क्या कहते हैं लीडर्स यहाँ पे आए हुए थे, ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो रियो में आए हुए थे, यहीं पे सम्मेलन हो रहा था। ठीक है, जितने भी लीडर्स यहाँ पे आए थे उन्होंने क्या कहते हैं एग्रीमेंट या जो भी घोषणा पत्र होता है उन्होंने उसके ऊपर हस्ताक्षर किए, जिसमें क्या था जो भी क्या कहते हैं जलवायु परिवर्तन है, ठीक है, जो भी हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, और जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी घोषणा पत्र पर क्या किए हस्ताक्षर किए, क्योंकि ये दोनों ही चीज बहुत जरूरी है। अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो विश्व ताप वृद्धि हो रही है, इससे क्या होगा हमारी क्या कहते हैं गर्मी बढ़ेगी। ठीक है, तो हमारा क्या होगा नुकसान होगा एक तरह से। और बायोडायवर्सिटी का मतलब यही होता है
उपजातियां और जो भी क्या कहते हैं जंगल वगैरह में सेकंड चैप्टर है जो तुम्हारा बायोडायवर्सिटी में, तुम उसके बारे में काफी ज्यादा डीप पढ़ने वाले हो। ठीक है, ऊपर ऊपर से तुम बताओ यही होता है कि जो जानवर होते हैं इनकी बहुत सारी क्या कहते हैं जातियां होती हैं, उपजातियां होती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोडायवर्सिटी, ठीक है, जैव विविधता बोलते हैं। इसी के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए जितने भी लीडर्स आए थे कि हम भाई क्लाइमेट की चेंज वगैरह पे क्या कहते हैं क्लाइमेट को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और जो भी बायोडायवर्सिटी है, जो भी जीव जंतु है, हम उनकी भी एक तरह से क्या करेंगे, रक्षा करेंगे, या उनके लिए भी कुछ फॉरेस्ट एरिया उनके लिए भी हम क्या कर देंगे, रिजर्व कर देंगे। ठीक है, इन्हीं सब चीजों के ऊपर क्या हुए थे, घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे। कब? 1992 में रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में। ठीक है, और द रियो कन्वेंशन मतलब तो जो रियो सम्मेलन है, इसमें वैश्विक वन सिद्धांत का समर्थन किया। ठीक है, जो रियो सम्मेलन है इसने वैश्विक वन सिद्धांत का समर्थन किया, मतलब कि जो तेजी से डिफोरेस्टेशन हो रहा था इसने इसका एक तरह से विरोध किया, और जो विश्व लेवल पे वन सिद्धांत है इसका समर्थन किया, क्योंकि जब वन रहेंगे तभी हमारा जो वातावरण है वो एक तरह से शुद्ध रह पाएगा, और हम जो हमारी अच्छी खासी क्या कहते हैं सांस ले पाएंगे। ठीक है, इसीलिए क्या कहते हैं इसने एक वैश्विक वन सिद्धांत पे क्या किया था, समर्थन किया था। और जो भी क्या कहते हैं अडोप्टेड एजेंडा 21 फॉर अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, इसने क्या कहते हैं एजेंडा 21 को क्या किया, अडोप्ट किया और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लागू किया। कब? 21वीं सदी में। ठीक है, एजेंडा 21 देखते हैं अब एजेंडा 21 क्या था। देखो ध्यान से सुनना, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। यह 1992 में ब्राजील की रियो डी जेनेरियो में आयोजित पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूएनसीईडी में विश्व नेता द्वारा हस्ताक्षरित एक घोषणा पत्र था। ठीक है, मतलब कि 1992 में जो रियो डी जेनेरियो जो भी सम्मेलन हुआ था उसमें जो घोषणा पत्र हस्ताक्षर करवाया गया था वही क्या था, हमारा एजेंडा 21 था। ठीक है, जो भी हुआ था पर्यावरण को लेके, वन सिद्धांत को लेके जो भी घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करवाए गए, साइन वगैरह करवाए गए थे नेताओं के, लीडर्स के, वही क्या था, हमारा एजेंडा 21 था। ठीक है, और इसका जो पर्पस, जो उद्देश्य था, यहाँ पे किसकी बात हो रही थी, साझा हितों की बात हो रही थी, और आपसी जरूरतों और साझा जिम्मेदारियों पर वैश्विक सहयोग के माध्यम से पर्यावरण को क्षति, मतलब कि जो पर्यावरण है उसको नुकसान ना पहुंचाओ, और तुम्हारा जो भी नुकसान पहुंचा रहे हो तो उसकी भरपाई करने में तुम सबका क्या कहता है साझा योगदान भी होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, जो भी फॉरेस्ट एरिया उसको रिजर्व करना चाहिए। यही सारी चीजें किसमें थी, इसमें थी, किसमें, एजेंडा 21 में थी। ठीक है, और इसका जो एक मेजर पर्पस था ये था कि एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड विथड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। ठीक है, मतलब कि जो देश है उसकी लोकल गवर्नमेंट को भी एजेंडा 21 को अपनाना चाहिए। ठीक है, ऐसे ऐसे छोटा छोटा करके ये कहते हैं बहुत बड़ी चीज होने वाली है। ठीक है, क्योंकि एक लोकल एरिया में जब कुछ चीजें क्या कहते हैं रिजर्व हो जाएगी, पेड़ वगैरह, वन वगैरह, तो हर एक राज्य में बहुत सारे लोकल एरिया होते हैं, तो ऐसे ऐसे करके जो हमारा पर्यावरण है उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा, और जो हमारा एजेंडा 21 है वो एक तरह से क्या हो पाएगा, सफल हो पाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं कौन सा है, रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, संसाधन नियोजन जो हमारा देखते हैं, मतलब सम एरिया, कुछ क्षेत्रों में जिन्हें संसाधनों की उपलब्धता के मामले में आत्मनिर्भर माना जा सकता है, और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें कुछ महत्वपूर्ण संसाधनों की भारी कमी आ गई है। ठीक है, जो हमारा क्या कहते हैं कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, सम एरियाज जो हैं ऐसे हैं जिन्हें संसाधनों की उपलब्धता के मामले में आत्मनिर्भर माना जा सकता है। मतलब कि भारत में कुछ एरिया या कहीं पे भी कुछ एरिया कुछ ऐसे हैं जिनके पास रिसोर्स ही रिसोर्स है, वो उस पे क्या है, आत्मनिर्भर है, उनको और किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, यही समझो मतलब। ठीक है, सारे मिनरल्स वगैरह, वाटर रिसोर्स जो भी होते हैं उन पे सारे रिसोर्स है, वो अपने ऊपर खुद के ऊपर डिपेंड है, आत्मनिर्भर है। ठीक है, और उसी के कंपैरिजन में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें कुछ महत्वपूर्ण संसाधनों की भारी कमी है। ठीक है, जो भी एक क्षेत्र ऐसा है जिसके पास सारे रिसोर्स हैं, और एक एरिया ऐसा है जिसके पास क्या कहते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्स की क्या है, कमी, इसकी बात हो रही है। एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जो भी क्या कहते हैं ये मिनरल्स कोल डिपोजिट यहाँ पे सबसे ज्यादा है। झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा वगैरह हो गया, यहाँ पे मिनरल कोल डिपोजिट सबसे ज्यादा, कोयला, पेट्रोलियम, यहाँ पे डीजल वगैरह सबसे ज्यादा मिलते हैं, जो भी मिनरल्स वगैरह होते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल के लिए अगर हम अरुणाचल, इनके पास क्या कहते हैं वाटर रिसोर्स नहीं है, जो भी मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, इनके पास वाटर रिसोर्स की तो कमी है, पर लेकिन उसी के कंपैरिजन अगर अरुणाचल प्रदेश को देखें, अरुणाचल प्रदेश हो गया, जो भी क्या कहते हैं इनके पास क्या कहते हैं वाटर रिसोर्स सबसे ज्यादा है। ठीक है, वाटर रिसोर्स इनके पास है, बल्कि इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या है, डेवलपमेंट का वो बेकार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मूलभूत आवश्यकताएं सही नहीं है, रोजगार वगैरह हो गया, फैसिलिटी हो गई,
वो सारी चीजें सही नहीं है। ठीक है, यही हो गया इन दोनों का कंपैरिजन। ये एरिया ऐसे जहाँ पे रिसोर्स है, ऐसे महंगे महंगे रिसोर्स है, बहुत ज्यादा मिनरल्स, जो भी सोना वगैरह चांदी, जितने भी क्या कहते हैं मैग्नीज वगैरह होते हैं, भारी भारी जितने भी तांबा कॉपर वगैरह, सबसे ज्यादा रिसोर्स यहीं पे मिलते हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश वगैरह, उड़ीसा और साउथ वगैरह में यही मिलते हैं। लेकिन जो क्या कहते हैं फिर भी इनके पास वाटर की कमी है और इनके पास रिसोर्स की कमी है, और दोनों एक दूसरे को अगर यहाँ पे क्या कहते हैं आदान प्रदान हो तभी जाके कुछ पूरा हो पाएगा। बाकी ऊपर से यही समझ लो कि क्या कहते हैं दोनों के पास एक कुछ ना कुछ कमी है ही। ठीक है, इसके पास महत्वपूर्ण संसाधन है और इसके पास कुछ महत्वपूर्ण संसाधनों की क्या है, कमी है। ठीक है, द स्टेट ऑफ राजस्थान इज वेरी वेल टू बट लैक्स इन वाटर रिसोर्स। ठीक है, इसमें फिर से वही बात हो रही है, जो राजस्थान है उसके पास क्या कहते हैं सोलर एनर्जी सबसे ज्यादा है। ठीक है, सोलर एनर्जी का मतलब वही होता है जो तुमने क्या कहते हैं सोलर पैनल सिस्टम देखा होगा, जब सूरज की किरणें उस पर पड़ती है तो उससे क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह एनर्जी जनरेट होती है, और फिर एनर्जी जनरेट होने के बाद उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, वही क्या होता है सोलर एनर्जी राजस्थान के पास सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा इस मामले में राजस्थान। उसी के कंपैरिजन में जो भी हमारा क्या कहते हैं, लेकिन उसी के कंपैरिजन में वाटर की नजर से इसको हम देखें तो इसके पास क्या कहते हैं पानी की बहुत ज्यादा कमी है। सब जानते होंगे राजस्थान में पानी की बहुत ज्यादा कमी है, और जो भी क्या कहते हैं सोलर एनर्जी में ये बहुत ज्यादा रिच है, लेकिन इसके यहाँ पानी की सबसे ज्यादा क्या है कमी है। ठीक है, और अब अगला एग्जांपल आया हमारा किसका, लद्दाख का आया। लद्दाख ठंडा रेगिस्तान है। ठीक है, लद्दाख ठंडा रेगिस्तान के बाकी हिस्सों से अपेक्षाकृत अलग थलग है। ठीक है, मतलब जो लद्दाख है, ठीक है, वो एक ठंडा रेगिस्तान है। हमारे क्या कहते हैं और जो भी स्टेट वगैरह है उनके कंपैरिजन में वो काफी ज्यादा क्या है अलग है। कौन, लद्दाख, क्योंकि इसका क्या है कि ठंडा रेगिस्तान है और इसकी सांस्कृतिक विरासत जो हमारी हो गई, कल्चरल जो भी हेरिटेज हो गई, और बहुत समृद्ध है। ठीक है, मतलब जो लद्दाख हमारा जो ठंडा रेगिस्तान है ये काफी स्टेट से क्या है अलग थलग है, क्योंकि एक ठंडा रेगिस्तान है और इसकी जो सांस्कृतिक विरासत हो गई, कल्चरल हेरिटेज जो हो गई हमारी, वो सबसे ज्यादा क्या कहते हैं अलग है और स्टेट्स के कंपैरिजन में। और आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसमें पानी, बुनियादी ढांचे और इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। अब लद्दाख में भी कुछ लैक ऑफ रिसोर्सेज है, पानी हो गया, बुनियादी ढांचा मतलब कि फैसिलिटीज वगैरह जो भी हो गई हमारी, उस चीज की काफी ज्यादा, रोजगार हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, इन सब की काफी ज्यादा कमी है। कहाँ पे, लद्दाख में। वो क्या कहते हैं, एक क्या कहते हैं सांस्कृतिक विरासत तो है और उस अलग सारे स्टेट्स की कंपैरिजन में सबसे अलग है। ठीक है, अलग थलग है, इसमें लिखा हुआ है अच्छे से बुक में, पर लेकिन वहां पे क्या कहते हैं कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कुछ भी बुनियादी ढांचे की क्या है, रोजगार की फैसिलिटी वगैरह की क्या है, मिनरल्स की कमी है। ठीक है, लैक ऑफ रिसोर्सेज है, और इसी वजह से क्या है, इसी वजह से नेशनल, स्टेट और जो भी क्या कहते हैं रीजनल एंड लोकल लेवल पे क्या है रिसोर्स प्लानिंग मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसी वजह से क्या कहते हैं राष्ट्र के लेवल पे और एक राज्य के लेवल पे और एक क्षेत्र के लेवल पे और एक क्या कहते हैं लोकल लेवल पे रिसोर्स प्लानिंग सबसे ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही था हमारा टॉपिक। आगे बढ़ते हैं, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। अब अपना टॉपिक आ गया रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया वाला। रिसोर्स प्लानिंग इन अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, मतलब कि ये जो टॉपिक है इसमें तुम ये पढ़ोगे कि इंडिया के अंदर रिसोर्स प्लानिंग कैसी है, तुम यही पढ़ने वाले हो। ठीक है, अभी ये जो हमारा आगे है, ये जो पॉइंट है हमारा, ये में क्या रहा है, जो रिसोर्स प्लानिंग है, ठीक है, वो क्या है, एक तरह का कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, मतलब जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, और देश के विविध क्षेत्रों में मतलब विभिन्न एरियाओं में क्या हो रहा है, संसाधनों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन और सूची बनाना। रिसोर्स प्लानिंग कैसी होगी, सिंपली सबसे पहले कोई संसाधन है उसका क्या करना है, उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है कि यहाँ पे ये संसाधन है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया। फिर उसका क्या करना है, सर्वे करना है। फिर उसका क्या करना है, मैपिंग यानी मानचित्र करना है। फिर उन संसाधनों की गुणात्मक यानी कि जो भी क्वालिटी वगैरह होती है वो देखनी है। फिर उनकी क्वांटिटी है वो देखनी है। ठीक है, इनका आंकलन करना है और फिर उसके बाद हमें फैसला लेना है जो भी रिसोर्स है उनका कैसे हमें यूटिलाइज करना है या उनको कैसे हमें निकालना है। ठीक है, ये सब सिंपली हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो रिसोर्स है मान के चलो उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है और उसकी क्वालिटी क्या है, 0 है, तो उसको अगर हमारी गवर्नमेंट निकालेगी माइनिंग प्रोसेस से तो उसमें क्या कहते हैं हमारी गवर्नमेंट का एक तरह से क्या होगा, लॉस होगा। तो इसी वजह से क्या कहते हैं सर्वे किया जाता है, जो रिसोर्स है
वो कम है तो उसकी क्वालिटी कितनी है, वो ज्यादा है तो उसकी क्वालिटी कितनी है। अगर क्वांटिटी क्वालिटी दोनों ज्यादा है तो उसमें क्या फायदे में होगा, अगर क्वांटिटी ज्यादा है और क्वालिटी बहुत ही कम है तो इसमें क्या एक तरह से नुकसान होगा, इन्वेस्टमेंट जो भी लागत होती है वो सबसे ज्यादा लग जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान टू इम्प्लीमेंट इट्स। ठीक है, जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है ये क्या कहते हैं, इसको कुछ चीजों की नीड होती है, किसकी, टेक्नोलॉजी हो गया, स्किल हो गई, जो भी संस्था वगैरह हो गई, इनको इन सब की नीड होती है, किसको, रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, और अगला पॉइंट है हमारा संसाधन विकास योजनाओं को समग्र राष्ट्रीय विकास योजनाओं से मिलाना। ठीक है, मतलब संसाधन विकास, जो रिसोर्स डेवलपमेंट जो भी प्लानिंग वगैरह है उसको क्या कहते हैं, नेशनल डेवलपमेंट प्लानिंग से मिलाना। क्यों, क्योंकि जब हम क्या कहते हैं अपना तो डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन अपना डेवलपमेंट करने के चक्कर में अगर हम रिसोर्स का ओवर यूटिलाइजेशन करेंगे तो उसमें क्या कहते हैं अपना ही नुकसान है। तो इन दोनों का तालमेल बिठा के चलना है हमको, क्या करना है, इन दोनों का तालमेल बिठा के चलना है कि डेवलपमेंट भी हो जाए और जो रिसोर्स है उनका भी ओवर यूटिलाइजेशन ना हो। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा भारत ने स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई पहली पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान था जो हमारा, उसमें संसाधन नियोजन के लक्ष्यों को पर्याप्त करने के लिए ठोस प्रयास किए थे। ठीक है, जो भी हमारे क्या कहते हैं भारत है, इसने फ्रीडम के बाद क्या कहते हैं जो हमारी फर्स्ट 5 ईयर प्लान था इसमें क्या कहते हैं संसाधन नियोजन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, संसाधन नियोजन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास किए गए थे। ठीक है, रिसोर्स प्लानिंग कैसे किया जाए, मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इन सब तो जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था इसमें उसके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया था और ठोस कदम उठाए गए थे। ठीक है, और किसी भी क्षेत्र के विकास यानी किसी भी क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है। ठीक है, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए जो भी संसाधन होना क्या है, एक आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जो संसाधन नहीं होगा तो डेवलपमेंट होगा नहीं होगा। अगला पॉइंट है हमारे देश में ऐसे कई क्षेत्र हैं जो संसाधनों से समृद्ध यानी रिच है। हमारे देश में क्या कहते हैं कई सारे ऐसे एरियाज हैं, कई सारे ऐसे राज्य हैं जो क्या है संसाधनों से समृद्ध है। ठीक है, अमीर है, रिच है, लेकिन ये आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में शामिल हैं। ठीक है, जैसे कि झारखंड देख लो। ठीक है, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, इनके पास रिसोर्स तो है, मिनरल यहीं से सबसे ज्यादा मिलते हैं भारत को, कोयल डिपोजिट, ओल्ड डिपोजिट जितने भी होते हैं, पेट्रोलियम, डीजल, नेचुरल गैस वगैरह, पाइपलाइन, ये सारी चीजें हमें यहीं से मिलती है। ठीक है, साउथ से मिल गई या फिर झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वगैरह यहीं से मिलती है, लेकिन क्या है ये पिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से काफी ज्यादा पिछड़े हुए हैं। ठीक है, इनके पास मिनरल तो है पर लेकिन क्या है आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। अब आगे देखते हैं, इसके विपरीत कुछ क्षेत्र ऐसे भी है जिनके पास संसाधन का अभाव है, मतलब संसाधन कम है उनके पास लेकिन वह आर्थिक रूप से विकसित है। ठीक है, इसके कंपैरिजन में कुछ ऐसे भी क्या कहते हैं एरियाज हैं जिनके पास रिसोर्स नहीं है पर लेकिन फिर भी वो क्या है एक तरह से रिच है। ठीक है, फिर भी वो क्या है विकसित है, डेवलप्ड है, आर्थिक रूप से क्या है विकसित है। और औपनिवेशीकरण के इतिहास से पता चलता है कि द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन कि उपनिवेशों में समृद्ध संसाधनों विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण थे। ठीक है, जो भी क्या कहते हैं औपनिवेशीकरण जब स्टार्ट हुआ था, जब यूरोप ने 15वीं शताब्दी वगैरह में जो भी जब देशों को गुलाम बनाना स्टार्ट किया, उपनिवेशी अपना शासन की स्थापना करना शुरू किया 15वीं शताब्दी वगैरह में, तो क्या कहते हैं उनके लिए सबसे बड़ी क्या कहते हैं आकर्षक करने वाला उनको कारण क्या था, संसाधन। जिस देश के पास जो संसाधन सबसे ज्यादा और उसी देश को वो क्या करते थे लपेट के यानी कि उसको अपना उपनिवेश बना के उसका आर्थिक रूप से क्या करते थे शोषण करते थे। शोषण करने का आर्थिक रूप से मतलब ये उसके संसाधनों को निकालना और उससे व्यापार करना, उसका ओवर यूटिलाइजेशन करना, एक तरह से उस देश को पूरी तरह से निचोड़ देना, ये समझ लो। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा इसलिए संसाधन क्या कहते हैं तभी विकास में योगदान दे सकते हैं जब साथ उचित तकनीकी विकास और संस्थागत परिवर्तन भी हो। ठीक है, मतलब कि जो भी उपनिवेश थे, ठीक है, उस वक्त जो भी यूरोप के उपनिवेश थे या ब्रिटेन के उपनिवेश थे, वो संसाधनों का हमारे संसाधनों का या जो भी उनके उपनिवेश देश थे वो उनका ओवर यूटिलाइजेशन तभी कर पाए जब उनके पास क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी थी। ठीक है, वो उस तरीके से निकाल पा रहे थे। ठीक है, उनके पास क्या कहते हैं पूरा माइनिंग प्रोसेस था, उनका उस बेस पे डेवलपमेंट हो चुका था कि और देशों में जाके क्या कहते हैं वो रिसोर्स का ओवर यूटिलाइजेशन या शोषण कर सकते हैं। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि इससे हमें यही पता चलता है कि अगर हमें क्या कहते हैं संसाधन तभी विकास में योगदान दे सकते हैं जब उनके साथ उचित तकनीकी विकास और संस्थागत परिवर्तन भी हो। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा इसलिए भारत में सामान्य रूप से विकास और विशेष रूप से संसाधन विकास में केवल संसाधन की उपलब्धता ही शामिल नहीं है। भारत जो है
इसमें सामान्य रूप से क्या कहते हैं विकास और विशेष रूप से संसाधन विकास में, ठीक है, संसाधन विकास जो है भारत में, इसमें केवल संसाधन की उपलब्धता ही शामिल नहीं है कि जो भारत देश है हमारा, ये इसमें संसाधन विकास के लिए सिर्फ यही काफी नहीं है कि यहाँ पे संसाधन है, ये काफी नहीं है, और भी काफी सारी चीजें जैसे कि टेक्नोलॉजी हो गया, मानव संसाधन हो गया, ह्यूमन रिसोर्स वगैरह हो गया, जो भी हमारे क्या कहते हैं ऐतिहासिक अनुभव हो गया, हिस्टोरिकल जो भी एक्सपीरियंस हो गया, ये सारी चीजें मदद देती है किसमें, रिसोर्स को डेवलप करने में, ठीक है। ये काफी नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे रिसोर्स है तो डेवलप है, क्या है काफी कि जो हमारे पास हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है, जो भी ह्यूमन रिसोर्स है, टेक्नोलॉजी है, इन्हीं सबसे हम रिसोर्स को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा टॉपिक चल रहा है ये वाला अगला है हमारा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, मतलब कि किसकी बात हो रही है इधर, संसाधन संरक्षण की। अब तक हमने पढ़ लिया रिसोर्स का यूटिलाइजेशन पढ़ लिया, रिसोर्स का डेवलपमेंट पढ़ लिया, रिसोर्स को बचाना कैसे है ये पढ़ लिया, हानि कैसे होती है ये भी पढ़ लिया, तो जो सोसाइटी है कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं अब तक में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जो रिसोर्स है उसका कंजर्वेशन कैसे करें, ठीक है, उसका संरक्षण कैसे करें। किसी भी विकासात्मक गतिविधि मतलब कि जो भी हमारी क्या कहते हैं डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए संसाधन महत्वपूर्ण है, ठीक है। किसी भी विकासात्मक गतिविधि के लिए क्या कहते हैं संसाधन क्या इंपॉर्टेंट है, सबको पता है कि अगर देश का डेवलपमेंट होगा तो सिर्फ किससे होगा, रिसोर्स से ही होगा, ठीक है। अगला है हमारी लाइन, लेकिन संसाधनों के अतिरिक्त उपभोग मतलब कि ओवर यूटिलाइजेशन से क्या हो रहा है, ओवर यूटिलाइजेशन मतलब क्या होता है, अति उपयोग से सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणिक समस्या पैदा हो सकती है, ठीक है। मतलब कि किसी भी देश का जो भी डेवलपमेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, रिसोर्स के ऊपर करता है, पर लेकिन रिसोर्स का ओवर यूटिलाइजेशन से क्या होगा, पोल्यूशन होगा, ये सारी चीजें होना शुरू हो जाएंगी, इन्वायरमेंटल डैमेज वगैरह, ये सारी चीजें तुम्हें देखने को मिलेगी। हमें उसका भी क्या रखना है, एक तरह से ध्यान रखना है, ठीक है। और सामाजिक और आर्थिक पर्यावरणीय समस्या पैदा हो सकती है, ठीक है। इन समस्याओं जो भी ये प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, ठीक है, इनसे निपटने के लिए विभिन्न स्तर पर संसाधनों का संरक्षण यानी कि रिसोर्स कंजर्वेशन सबसे ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब हम क्या कहते हैं संसाधनों का ओवर यूज करेंगे और क्या कहते हैं उससे क्या होगा, पर्यावरण का डैमेज होगा, जो आर्थिक सामाजिक समस्याएं पैदा होना शुरू हो जाएंगी। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हर एक लेवल पे रिसोर्स का कंजर्वेशन करना चाहिए, ठीक है। जैसे लेवल हो गया, नेशनल लेवल हो गया, या फिर कोई भी लोकल लेवल हो गया, हर एक लेवल पे रिसोर्स का कंजर्वेशन करना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट है, अतीत में नेताओं और विचारकों की मुख्य चिंता यही रही है, ठीक है। जो हमारे इतिहास रहा है उसमें जितने भी लीडर्स थे हमारे भारत के, प्राइम मिनिस्टर वगैरह और जो भी विचारक वगैरह थे, उनकी चिंता यही रही है कि रिसोर्स का कंजर्वेशन कैसे करें। और उसी में एमजी जो हमारे महात्मा गांधी हैं, उनकी कुछ बात थी रिसोर्स कंजर्वेशन को लेके, ये पढ़ते हैं हम। हर किसी की जरूरत के लिए पर्याप्त है, किसी की लालच के लिए नहीं। मतलब कि जो रिसोर्स है वो हर किसी की जरूरत यानी कि हर किसी की नीड को पूरा करने के लिए तो पर्याप्त है, पूरा है, पर्याप्त है, लेकिन किसी की लालच को पूरा करने के लिए नहीं। क्योंकि जो ये लालच है ये कभी खत्म नहीं होती, ठीक है। लालच कभी जिंदगी में खत्म नहीं होती, लालच बल्कि जो ग्रीड है वो और ज्यादा बढ़ती ही जाती है। इसी वजह से गांधी जी कह रहे हैं हमारे जो हमारी जो रिसोर्स है ये हमारी जरूरतों के लिए तो है पूरे पर्याप्त है, पर ये हमारी लालचों के लिए जो भी हमारी ग्रीड है इसके लिए पर्याप्त नहीं है, ठीक है। एवरीवन इज नीड एंड द फॉर एनीबॉडी ग्रीड, ठीक है। मतलब कि किसी की ग्रीड के लिए नहीं है, लेकिन सबकी नीड के लिए है, पर ग्रीड के लिए नहीं है, लालच के लिए है, लालच के लिए नहीं है, जरूरतों के लिए है। सिंपली यही समझो कि लालच के लिए नहीं है और जरूरतों को पूरा करने के लिए है। ये गांधी जी की लाइन थी, ठीक है, याद रखना अगर कभी अभिकथन या कारण में कोई क्वेश्चन। लैंड रिसोर्स, ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा लैंड रिसोर्स यानी भूमि संसाधन पढ़ने वाले हैं। लैंड इज द नेचुरल रिसोर्स ऑफ द एटमोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। मतलब कि जो हमारा लैंड है एक नेचुरल रिसोर्स है और वो क्या है, एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, सबको पता है। इट सपोज टू प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल एंड वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। मतलब कि जो लैंड है वो इन सारी चीजों का समर्थन करता है, किन सारी चीजों का, जैसे कि प्राकृतिक वनस्पति हो गई, वाइल्ड लाइफ हो गई, जो ह्यूमन लाइफ हो गई, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम मतलब जो भी हमारी संचार प्रणाली हो गई, इन सारी चीजों को सपोर्ट कौन करता है, हमारा लैंड करता है, ठीक है। और भूमि एक सीमित परिणाम की संपत्ति है, भूमि एक क्या है, सीमित परिणाम की संपत्ति है, मतलब कि एक संपत्ति, ठीक है। और इंडिया हैज लैंड अंडर अ वैरायटी, मतलब कि भारत में क्या कहते हैं कई प्रकार के लैंड होते हैं, कई सारी वैरायटी के क्या लैंड है, जैसे मैंने तुम्हें वीडियो स्टार्ट होने होते समय भी बताया था। जैसे कि क्या कहते हैं विविध प्रकार के लैंड से मतलब है कि ये क्वेश्चन है हमारा,
जैसे हो गया हमारा फीचर्स का हो गया, माउंटेन हो गया, प्लेटियो हो गया, और जो भी प्लेन और आइलैंड वगैरह हो गए, ये क्या है हमारे लैंड हो गए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की। जो प्लेन एरिया हो गया वो अलग हो गया, जो माउंटेन एरिया हो गया उबड़ खाबर वो अलग हो गया घाटियों वाला, और जो डेक्कन का प्लेटियो हो गया वो क्या हो गया अलग हो गया, और जो आइलैंड वगैरह द्वीप जो होते हैं हमारे द्वीप समूह वो भी क्या हो गए अलग हो गए। ठीक है, इतने टाइप के भारत में क्या लैंड है। और 43% जो हमारा क्या कहता है 43% जो प्लेन लैंड एरिया है उसका यूज किया जा रहा है इंडस्ट्री में और एग्रीकल्चर में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और 30% माउंटेन एरिया का यूज किया जा रहा है के लिए, रिवर्स के लिए किया जा रहा है, प्रोवाइड ऑफ फैसिलिटीज के लिए किया जा रहा है, और जो भी हमारे क्या कहते हैं प्राकृतिक पहलू है उनके लिए किया जा रहा है। किसका? माउंटेन एरिया का, मतलब जो भी जंगल वन वगैरह होते हैं, रिवर्स होती है, उनका यूज किया जा रहा है 30% माउंटेन एरिया का। ठीक है, 30% माउंटेन एरिया का यूज किसमें किया जा रहा है? रिवर्स में किया जा रहा है। जो भी क्या कहते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम होता है, जैसे रिवर हो गया, पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, उनका उसमें यूटिलाइजेशन किया जा रहा है। किसका? 30% माउंटेन एरिया का। वो 27% जो हमारा प्लेट्यू एरिया है, ठीक है, इसका जो यूज किया जा रहा है किसके लिए किया जा रहा है? मिनरल्स के लिए किया जा रहा है। जो भी क्या कहते हैं फॉरेस्ट एरिया होते हैं उनके लिए भी किया जा रहा है। ठीक है, लैंड यूटिलाइजेशन हमारा अगला टॉपिक है। जो हम भारत में लैंड का यूटिलाइजेशन करते हैं, ये कैसे करते हैं ये देखते हैं। लैंड रिसोर्स आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस, मतलब कि लैंड रिसोर्स का हम कई तरीकों से यूज करते हैं। पहला हो गया हमारा फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट में हम क्या करते हैं कई तरीकों से यूज करते हैं लैंड का, जैसे कि जैसे कि अभी हमने पढ़ा जो 43% पे हमारा जो प्लेन एरिया है वो क्या कहते हैं उस पर एग्रीकल्चर होता है, और इतने परसेंट पे क्या है इंडस्ट्रीज वगैरह है। वैसे क्या कहते हैं कुछ परसेंट लैंड जो हमारे किसके लिए रिजर्व्ड है? फॉरेस्ट के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, और लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, मतलब कि ऐसी भूमि जो क्या कहते हैं खेती के लिए उपलब्ध नहीं है, उसका यूज किस लिए किया जाता है? उसका यूज किन किन कामों के लिए किया जा रहा है? बंजर, जो भी बंजर बेकार पड़ी भूमि, ठीक है, और जो गैर कृषि उपयोग के लिए, जिसका कृषि के लिए उपयोग नहीं कर सकते, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है भवन निर्माण के लिए, मतलब घर वर बनाने के लिए, सड़क के लिए, और कारखाने आदि बनाने के लिए उस बंजर भूमि का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, ठीक है, स्थायी चरगा और चरगा भूमि, ठीक है, इसमें क्या कहते हैं क्या होता है विविध वृक्ष आ जाते हैं, फसलें आ जाती है, और इनके अंतर्गत आने वाली कुछ क्या कहते हैं योग्य बंजर भूमि हो जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा फैलो लैंड। ठीक है, फैलो लैंड जो हमारा देखते हैं प्रतिभूमि क्या है? वर्तमान प्रतिभूमि एक या एक से कम कृषि वर्षों के लिए बनी खेती छोड़ देती है, मतलब कि जो वर्तमान प्रतिभूमि है, ठीक है, वर्तमान प्रतिभूमि जो हमारी प्रति एक या एक से कम कृषि वर्ष में बिना खेती छोड़ी गई है। ठीक है, मतलब कि जो वर्तमान प्रतिभूमि होती है वो उसमें क्या कहते हैं 1 से 2 वर्षों में खेती होती है, और उसमें क्या कहते हैं 1-2 वर्ष छोड़ के खेती होती है किसमें? फैलो लैंड में। ठीक है, और जो हमारा नेट शो एरिया, मतलब कि शुद्ध निबिल बोया गया क्षेत्र, नेट शो एरिया हम उसे बोलते हैं जिसमें क्या कहते हैं फसल की बुआई होती है, कटाई होती है, जो भी बोने और उगाने से काटने तक का सारा प्रोसेस जो होता है जिस लैंड पे हर साल, वो किस में आ जाता है? हमारा नेट शो एरिया में आ जाता है। ठीक है, और शुद्ध बोया गया क्षेत्र भूमि का वह भौतिक सीमा है जिस पर फसलों की बुआई और कटाई दोनों होती है, जैसे कि मैंने अभी बताया। अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट ने टॉपिक है हमारा लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया हमारा टॉपिक है। देखते हैं जो भारत में क्या कहते हैं लैंड का यूज किया जा रहा है वो किन किन तरीकों से किया जा रहा है। जो हमारा क्या कहते हैं फिजिकल फैक्टर में जो हमारा आ गया, जो हमारे भौतिक कारक हो गए, स्थलाकृति हो गया, जलवायु हो गया, मिट्टी के प्रकार हो गए। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा क्या कहता है ह्यूमन फैक्टर। जो हमारे ह्यूमन फैक्टर है पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व से तकनीकी क्षमता और सांस्कृतिक और परंपराओं द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, जो ह्यूमन फैक्टर है उसमें क्या होगा? पॉपुलेशन डेंसिटी आ जाएगा, तकनीकी क्षमता और सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, और टोटल जियोग्राफिकल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। जो हमारे भारत देश का, इंडिया कंट्री का जो हमारे क्या कहते हैं टोटल जियोग्राफिकल एरिया है, ये कितना है हमारा? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और इसका जो यूज किया है हमने अभी तक 93% ही किया है। क्यों? 100% क्यों नहीं? इसके पीछे भी एक रीजन है। क्यों? जैसे कि मान के चलो ये हमारा जम्मू कश्मीर मैंने बना दिया, ये जम्मू कश्मीर है। ठीक है, अभी ये जो इसकी एक साइड वाला एरिया है ये क्या कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाई है। ठीक है, पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर हो गया, और जो एक साइड वाला है ये चाइना अधिकृत हो गया। ठीक है, और जो क्या कहते हैं नॉर्थ ईस्ट वाले जो भी स्टेट होते हैं इनका अभी तक कुछ सर्वे नहीं किया, मतलब कि जो भी जगह है इनका अभी तक कुछ सर्वे नहीं हुआ है। इसी वजह से क्या हो रहा है ये इन सबका हमारे पास कोई डाटा नहीं है, और इसी का रीजन क्या है? हमने 93% ही क्या है यूज किया है। ठीक है, यही रीजन है। ठीक है,
और स्थायी चरगाह यानी कि परमानेंट फिशर जो हमारे होते हैं, इनके अंतर्गत आने वाली भूमि भी कम हो गई है। मतलब स्थायी चरगाह जो क्या कहते हैं, जानवर को चराने, मवेशियों को चराने का जो भी काम होता है, और जो उनके अंडर में जो भी भूमि वगैरह आती है, वो भी क्या हो गई है, कम हो गई है। ठीक है, वो भी कम हो गई है। इससे कई चरगाह भूमि पर अपने विशाल मवेशियों को कैसे खिला रहे हैं और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ठीक है, मतलब कि यही है, जो जो स्थायी चरगाह जो भूमि है जहाँ पे जानवरों को चराया जाता है, उनकी क्या हो रही है, कमी हो रही है, लैंड की कमी हो रही है। और इसी वजह से जो भी क्या कहते हैं जानवर है, ठीक है, वो चारा नहीं चर पाएंगे, तो उसके क्या परिणाम होंगे, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ठीक है, सिंपली यही तुम्हें बताना है इसमें। जो जो भी क्या कहते हैं, जो भी स्थायी चरगाह की भूमि है उनकी कमी हो रही है, जिसकी वजह से जानवर है उनको चारा नहीं मिल पा रहा है, और इसके कई सारे परिणाम हो जाएंगे, जैसे जानवरों का खत्म होना, उनकी अलग अलग जो भी जानवर होते हैं, और जो भी अलग अलग क्या कहते हैं जानवर होते हैं, उनकी पॉपुलेशन की कमी होना, एक तरह से यही समझ लो। ठीक है, क्योंकि गाय, बकरी, भैंस, जो भी मवेशी वगैरह होते हैं, उनको क्या कहते हैं, स्थायी चरगाह भूमि पर ही चराया जाता है। ठीक है, और इसी वजह से उनकी कमी हो रही है, क्योंकि जो भी परमानेंट फ्यूचर के अंडर में जो भी लैंड वगैरह आते हैं, उनकी क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, और वर्तमान प्रतिभूमि, ठीक है, वर्तमान प्रतिभूमि जो हमारी क्या कहते हैं, करंट फेलो लैंड्स के अलावा अधिकांश भूमि या तो खराब गुणवत्ता की है, या ऐसी भूमि पर खेती की लागत बहुत अधिक है। मतलब कि जो हमारी करंट फेलो लैंड है, ठीक है, जो भी करंट में जो हमारी फेलो लैंड है, उसके अलावा जो क्या कहते हैं, अधिकांश जो भूमि है, या तो उसकी क्वालिटी कम है, उसकी जो मिट्टी है वो फर्टाइल नहीं है, या तो क्या कहते हैं, खेती की लागत बहुत अधिक है, उसकी क्या कहते हैं, खेती की लागत बहुत ज्यादा अधिक है, या तो उसकी मिट्टी की क्वालिटी बेकार है। ठीक है, अगला है हमारा पॉइंट, इसलिए इन भूमियों पर लगभग 2 या 3 वर्षों में एक बार खेती होती है। मतलब कि जो फैलो लैंड होता है, उसकी भूमि पर क्या कहते हैं, लगभग 2 या 3 वर्षों में एक बार खेती होती है। क्यों? क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट यानी कि जो भी लागत होती है वो बहुत ज्यादा लगती है, और उस पर क्या कहते हैं, उसकी जो सोइल होती है वो भी फर्टाइल नहीं होती है। अगर हम क्या कहते हैं, फैलो लैंड को, जो हमारी प्रति भूमि है जिसपे 2 या 3 साल में एक बार खेती होती है, और जो हमारा नेट सो एरिया जिसपे हर साल खेती होती है, अगर उन दोनों को मिला दे तो हमारा टोटल परसेंटेज कितना आता है एग्रीकल्चर का, 54% आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है, 54% आ रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा नेट सो एरिया। ठीक है, जो हमारा टोटल नेट सो एरिया है पंजाब और हरियाणा का देखे मिला के, तो पंजाब हरियाणा में कितना है, 80% है। और इसका कंपैरिजन अगर हम अरुणाचल प्रदेश से करें, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, और अंडमान निकोबार हो गया, आइसलैंड, जो भी होते हैं हमारे ये, इनका कितना है, 10% है। ये जो 4-5 स्टेट है, इनका मिला के तो 10% है, पर अकेले पंजाब और हरियाणा का जो टोटल नेट सो एरिया है वो कितना है, 80% है। कितना ज्यादा है ये देखो। और नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के बेस पे क्या कहते हैं, फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री ऑफ नोबल डिसाइडेड 33% फॉर अ जियोग्राफिकल एरिया एज इट वाज द आउटलाइन। ठीक है, मतलब कि जो हमारा क्या कहते हैं, 33% जियोग्राफिकल जो एरिया है, भौगोलिक क्षेत्रफल है, वो किसके अंडर में आता है, वनों के अंदर में रिजर्व कर दिया गया है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, रेखांकित या फिर सीमांकित लाइन कर दिया गया है कि इतना 33% होना चाहिए, किसका, वनों का होना चाहिए। ठीक है, पर लेकिन ये क्या है, एक तरह से बहुत कम है। बाकी मेरे हिसाब से देखो, ये हमारा मान के चलो पूरा देश है हमारा, ठीक है, अब इसमें तुमने इतने से हिस्से में 33% में वन कर दिए, रिजर्व कर दिए, फिर आउटलाइन की लाइन कर दी, तो क्या वो सही होगा, फेयर होगा, नहीं होगा। हर एक स्टेट में क्या कहते हैं, कम से कम 20% या 15% फॉरेस्ट लैंड एरिया रिजर्व या फिर जो भी सीमांकित या रेखांकित होने चाहिए। ठीक है, इसी से हमारा जो इन्वायरमेंटल है उसको क्या मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा एक तरह का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इन जंगलों के किनारे रहने वाले लोग जो है वो लाखों आजीविका पर निर्भर करते हैं। मतलब कि ये जो जंगल है, जो फॉरेस्ट एरिया जो रिजर्व करा हुआ है गवर्नमेंट ने 33%, ठीक है, ये जो जंगल के आसपास जो भी लोग रहते हैं, इनकी जो आजीविका है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, इसी जंगल में। क्योंकि जो जंगल के आसपास या जंगल में रहते हैं वो क्या होती है, जो भी जनजाति वगैरह आदिवासी वहीं रहते हैं। अब उनको, उनके पास और कोई तो स्किल है नहीं, वो जंगल में ही शिकार करके या फिर जो भी पेड़ पौधों से एज अ रिसोर्स चीजों का यूटिलाइज करते हैं वहीं से। ठीक है, पेड़ हो गया, शहद हो गया, जो भी फल वल उगते हैं वहां पे, वो उन्हीं से अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। ठीक है, इस वजह से क्या कहते हैं, जो हमारा 33% जो भी फॉरेस्ट पॉलिसी ने ये रिजर्व कर दिया था, कब, 1952 में। ठीक है, और भूमि के एक ही हिस्से को बंजर भूमि यानी कि भूमि के एक हिस्से को बंजर भूमि यानी वेस्टलैंड कहा जाता है, और भूमि को अन्य गैर कृषि कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। जो भूमि का एक हिस्सा है
उसको वेस्ट लैंड यानी कि क्या कहते हैं बंजर भूमि के नाम से जाना जाता है, जिसको क्या कहते हैं अन्य कार्यों के लिए यूज किया जाता है, कृषि के अलावा क्या कहते हैं अन्य कार्यों के लिए यूज किया जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे। बंजर भूमि में चट्टानी, शुष्क और रेगिस्तानी क्षेत्र शामिल होते हैं, ठीक है। जो बंजर भूमि होती है इसमें क्या कहते हैं चट्टानी, शुष्क और रेगिस्तानी क्षेत्र शामिल होते हैं, और अन्य गैर कृषि उपयोगों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भूमि, जैसे इन पे हमने बस्तियां बना दी, सड़कें बना दी, रेलवे लाइन बिछा दी, उद्योग वगैरह इसमें क्या कहते हैं हमने स्थापित कर दी है। इन्हीं सब चीजों के लिए क्या कहते हैं बंजर भूमि का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। भूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए उचित उपाय किए बिना लंबे समय तक लगातार उपयोग के परिणाम स्वरूप भूमि का क्षरण यानी डिग्रेडेशन हुआ है, ठीक है। मतलब जो लैंड है उस पर लगातार खेती हो रही है, उसका लगातार यूटिलाइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उसका डिग्रेडेशन हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, भूमि का खराब होना हो रहा है। दिस इन टर्न हैज अ सीरियस इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी एंड दिस एनवायरमेंट। मतलब कि अगर ऐसी भूमि का ओवर यूज या फिर होता रहा, सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन होता रहा, तो हमारे इन्वायरमेंट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचेगा, और हमारी सोसाइटी को भी सबसे ज्यादा क्या पड़ेगा, इससे इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। सोसाइटी और इन्वायरमेंट पे सबसे ज्यादा क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स आ गया इसमें। जो हमारा लैंड डिग्रेडेशन है वो कैसे होता है और इसके कंजर्वेशन के क्या उपाय हैं, सिंपली ये पढ़ने वाले, ठीक है। और 95% ऑफ आवर बेसिस नीड, मतलब कि आधारभूत जो हमारे जीवन का 95% आधारभूत है, फूड हो गया, जो भी शेल्टर हो गया, और जो भी क्या कहते हैं क्लोथिंग, कपड़े वगैरह हो गए, ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती है, 95% हमारे जीवन की जो बेसिक नीड होती है लैंड से मिलती है, ठीक है। और ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी से क्या हो रहा है, हमारा लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, जो मानव क्रिया है उससे सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, भू निम्नीकरण हो रहा है, ठीक है। और लैंड डिग्रेडेशन, जो लैंड डिग्रेडेशन है इसमें मानवीय गतिविधियां जैसे कि वनों की कटाई, अत्यधिक चराई, खनन और उत्खनन भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। मतलब कि लैंड डिग्रेडेशन में ह्यूमन एक्टिविटी का सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है, जैसे कि डिफोरेस्टेशन हो गया, वनों की कटाई हो गया, और जो भी अतिचारण हो गया, जो भी ओवर ग्राजिंग के नाम से हम जिसको जानते हैं, और जो भी माइनिंग प्रोसेस हो गया, इनसे सबसे ज्यादा क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा एंड में लैंड डिग्रेडेशन का रीजन क्या है, ठीक है। जो झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, एंड इसमें क्या कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन का रीजन ये है कि जो वहां पे माइनिंग प्रोसेस हो रहा है, जो तेजी से डिफोरेस्टेशन हो रहा है, वहां पे सबसे बड़ा रीजन यही है। कहाँ पे, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में रीजन क्या है, माइनिंग प्रोसेस और डिफोरेस्टेशन। किसका रीजन है, लैंड डिग्रेडेशन का रीजन है। कौन से राज्य में, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा में, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश में रीजन क्या है, ओवर ग्राजिंग। सबसे ज्यादा पशुओं को चराया जाता है, इसी वजह से क्या होता है वहां पे लैंड डिग्रेडेशन होता है। कहाँ पे, गुजरात में, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में। पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जो हमारा क्या कहते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहां पे भी क्या कहते हैं ओवर इरिगेशन हो रही है, अति सिंचाई हो रही है, ठीक है। इसी वजह से क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है। और इंडस्ट्रियल वेस्ट से भी क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन। जो भी हमारी क्या कहते हैं इंडस्ट्रिया होती है, फैक्ट्री होती है, उनसे कोई भी अपशिष्ट पदार्थ निकलता है तो उससे भी क्या होता है, हमारा लैंड डिग्रेडेशन होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा ये टॉपिक हमारा इजी था, खत्म हो गया। समस्याओं को हल करने के लिए कई तरीके हैं। मतलब अभी हमने पढ़ा कि लैंड डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है, कहाँ कैसे हो रहा है, इसके कारण क्या थे, रीजन हमने अभी ये सब पढ़े। अब ये देखते हैं समस्याएं जो है इनको हल करने के लिए कई तरीके हैं, देखते हैं। जैसे वनारोपण, ठीक है, अफॉरेस्टेशन जिसके नाम से हम जानते हैं। और जो वनारोपण का मतलब क्या होता है, पेड़ लगाना। डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ काटना, ठीक है। और इनका क्या कहते हैं प्रॉपर मैनेजमेंट करना, और जो भी क्या कहते हैं ग्राजिंग होती है इसको रोकना, ठीक है। और प्लांटिंग और शेल्टर बेल्ट, ठीक है, जो भी आशय पट्टी लगाना, ठीक है। आशय पट्टी लगाने का मतलब यही है, जो भी हमारा मान के चलो ये खेत है, ठीक है, अब इसके अगल बगल क्या कहते हैं पेड़ लगा दिए, ठीक है, पेड़ लगा दिए, जिनसे क्या कहते हैं हवा जो आ रही होगी उसकी स्पीड कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो लैंड होगा इसकी सोइल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगी, इससे सोइल इरोजन भी रुकेगा और लैंड डिग्रेडेशन भी नहीं होगा, ठीक है। कंट्रोल ऑन ओवरग्राजिंग, जो अति पशुचारण जो हो रहा है इसके ऊपर भी क्या करना, हमें कंट्रोल करना है। और रेत के टीलों का स्थिरीकरण, कांटेदार झाड़ियां, ठीक है, रेत के टीलों का क्या करना है, स्थिरीकरण कराना है और कांटेदार झाड़ी लगाना। जैसे राजस्थान हो गया, वो रेतीला इलाका है, एक जो भी रेतीला इलाका है उनके यहाँ उनपे भी हमें क्या कहते हैं
कांटेदार झाड़ियां लगा के वहां पे भी पेड़ वेड़ लगा के किसी ना किसी तरह उधर का भी क्या करना है, हमें कंजर्वेशन करना है। मेथड्स टू चेक लैंड डिग्रेडेशन इन एरिड एरियाज, ठीक है, कई सारे क्या कहते हैं मेथड्स का हमें यूज करना चाहिए कौन से एरिया में, एरिड एरिया में, इसलिए लैंड डिग्रेडेशन को रोकने के लिए, ठीक है। और प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, ठीक है, जो वेस्ट लैंड होता है इसका प्रॉपर मैनेजमेंट से हमें इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज, ठीक है, जो माइनिंग एक्टिविटीज जो भी खनन कार्य होता है इसका पूरा कंट्रोल करना है, गवर्नमेंट को इसके ऊपर रोक लगानी है एक तरह से, ये समझ लो। और औद्योगिक अपशिष्टों से निपटना, ठीक है, जो भी औद्योगिक इंडस्ट्रियल जो भी इंडस्ट्रियल एरिया से जो भी वेस्टेज पदार्थ वगैरह निकलता है उसको क्या करना है, एक तरह से निपटना, उसके ऊपर क्या कहते हैं कंट्रोल पाना, यही क्या है हमारा रिसोर्स, यानी कि जो भी हमारे कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन की समस्या से निपटने के कुछ भी क्या कहते हैं वो थे रीजंस वगैरह। सोइल एज अ रिसोर्स, ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है इस चैप्टर का। सोइल एज अ रिसोर्स हमारा इस वाले चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब हम 4-5 सोइल को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसको खत्म करेंगे, ठीक है। सोइल इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, मतलब कि सोइल एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, और क्या है सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। यह पौधों की वृद्धि मतलब कि प्लांट ग्रोथ के लिए माध्यम है और विविध प्रकार के जीवों लिविंग और ऑर्गेनिज्म को समर्थन करता है, और पृथ्वी पर मिट्टी का जीवित प्रणाली है, ठीक है। पृथ्वी पर क्या कहते हैं अर्थ पर मिट्टी एक जीवित प्रणाली है, सिंपली यही बोल रहा है कि जो हमारी क्या कहते हैं सोइल है वो कई सारे जानवरों को, कई सारे प्लांट को क्या कहते हैं एक तरह से जीवन दे रही है, क्योंकि हमें भी क्या कहते हैं एक तरह से सोइल क्या दे रही है, जीवन दे रही है। कैसे? क्योंकि जो खेती होती है वो भी किसी ना किसी मिट्टी पे ही तो होती है, हम चावल खाते हैं तो वो भी क्या कहते हैं किसी ना किसी सोइल पे उगता होगा, हम क्या कहते हैं कोई भी चीज खा रहे हैं वो भी किसी ना किसी सोइल पे उगता ही होगा, खाने पीने में देखो तुम, ठीक है। इसी वजह से सोइल क्या कहते हैं सभी जीव जंतुओं को क्या दे रही है, जीवन दे रही है, ठीक है। सोइल फॉर्मेशन टेक अ मिलियंस ऑफ ईयर, मतलब कि सोइल को बनने में क्या कहते हैं लाखों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है। ईयर्स का यही मतलब है, ठीक है, ईयर्स का। सोइल फॉर्मेशन प्रोसेस, जो हमारा सोइल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है रॉक्स, प्लांट, क्लाइमेट चेंज, मतलब कि जब क्या कहते हैं बारिश होती है, ठीक है, मान के चलो कोई चट्टान है, अब उस पर बारिश हो रही है, वो चट्टान बारिश उस पर बार बार होगी तो चट्टान क्या कहते हैं आसपास के इलाकों से क्या हो जाएगी, वो क्रैक वगैरह होगी। फिर क्या कहते हैं वो जब क्या कहते हैं नीचे रिवर में मिल जाएगी तो क्लाइमेट चेंज होगा, कुछ क्या कहते हैं जैविक परिवर्तन होगा, और विंड एंड वाटर से क्या होगा सोइल डेवलपमेंट होगी, ठीक है। मान के चलो एक चट्टान थी, बारिश हो रही थी, अब वो चट्टान टूटती गई टूटते क्या कहते हैं वो पूरी टूट गई, ठीक है। अब क्लाइमेट चेंज हुआ कुछ, ठीक है, अब उसमें क्या कहते हैं पानी भी मिला, ठीक है, और कुछ क्या कहते हैं वातावरण वगैरह में चेंजेस है, तो उसी से क्या होता है हमारा सोइल का निर्माण होता है, मतलब सोइल फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जैसे कि हिमालय से हमारी क्या कहते हैं जो भी जलोढ़ मृदा आती है वो ऐसी ही आती है, वहां के जो भी वो भी हिमालय से आती है, आसपास की चट्टानों से टकराते वकराते आते हैं, जो भी उसका हिमालय का तलछटी इलाका होता है, और वो धीरे धीरे आता है यहाँ पे आते आते क्या हो जाती है यहाँ पे फर्टाइल हो जाती है, ठीक है। तो सोइल फॉर्मेशन हमारा ऐसे ही होता है जब क्लाइमेट चेंज होता है, बारिश होती है, और जो भी क्या कहते हैं इसमें रोग से एक इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, ठीक है, उसी से सोइल बनती है। मिट्टी का निर्माण, रंग, मोटाई, बनावट और आयु, रासायनिक और भौतिक मिट्टी भारत को कहते हैं विविध प्रकार में क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल किया गया है, ठीक है। मतलब कि जो मिट्टी का निर्माण है वो क्या कहते हैं हर एक जो सोइल होती है की अलग अलग विशेषता होती है, पहले बता चुका हूं मैं। जैसे कोई सोइल होगी उसका रंग अलग है, ब्लैक सोइल का रंग अलग है, और किसी सोइल की मोटाई अलग है, किसी सोइल की बनावट अलग है, किसी आयु अलग है, जैसे कि खादर बांगर हो गया, ठीक है। तो इसी के बेस पे क्या होता है सोइल का क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल, ठीक है, सोइल जो है इसका वर्गीकरण पढ़ने वाले हम, जो जो मृदा है इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो पहली सोइल हमारी होगी एलुवल सोइल होगी। दिस हैव बीन डिपॉजिट बाय देयर आर इंपॉर्टेंट सिस्टम, मतलब कि जो ये सोइल है ये कौन कौन सी रिवर से आती है हमारी, ये जो भी सिंधु नदी हो गई, गंगा नदी होगी, ब्रह्मपुत्र नदी होगी, यहाँ से क्या कहते हैं सोइल का क्या होता है एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो दिस सोइल आल्सो एक्सटेंड इन राजस्थान एंड गुजरात, मतलब कि ये जो सोइल है ये राजस्थान और गुजरात में क्या है फैली हुई है, राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई है, इसकी वजह से नैरो कॉरिडोर की वजह से, दक्षिणी जो भी गलियारा होता है उसकी वजह से, ठीक है। और एलुवल सोइल इज आल्सो फाउंड इन दिस द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एरिया, मतलब कि जो एलुवल सोइल है जो हमारी जलोढ़ मृदा है वो जलोढ़ मिट्टी पूर्वी तटीय मैदानों पर भी पाई जाती है, मतलब कि
जो हमारा क्या कहते हैं ये वाला क्षेत्र होता है, पूर्वी तटीय मैदान जो हमारा ये वाला होता है, वेस्ट बंगाल से लेके यहाँ तक का, यहाँ पे भी वो पाई जाती है महानदी के आसपास, ठीक है। डेल्टा वगैरह बनाती है यहाँ पे, ठीक है। और पर्टिकुलरली इन द डेल्टा इन द महानदी, द गोदावरी एंड कृष्णा एंड द कावेरी रिवर्स, मतलब कि जो हमारी साउथ की जो भी रिवर्स है यहाँ पे, यहाँ से जो रिवर्स आती है कृष्णा गोदावरी जो भी कावेरी होती है, यहाँ पे क्या कहते हैं जो भी एलुवल सोइल का क्या बन जाता है, एक तरह का डेल्टा बन जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सोइल आर आल्सो डिस्प्यूटेड द बेसिस ऑफ देयर एज अकॉर्डिंग टू फादर एंड बागर, ठीक है। मतलब कि जो सोइल है, जलोढ़ मृदा जो हमारी एलुवल सोइल, वो टू पार्ट्स में डिवाइड है, एक तो है खादर, एक तो है बांगर। एक तो है नया जलोढ़, एक तो है पुराना जलोढ़। जो नया है उसको हम खादर बोलते हैं, जो पुराना है उसको हम बांगर बोलते हैं, ठीक है। जो नई जलोढ़ होती है, जो न्यू एलुवल सोइल होती है, उसके ऊपर हम, उसकी जो मिट्टी होती है वो फर्टाइल होती है, उसके ऊपर हम क्या कहते हैं खेती कर सकते हैं। पर लेकिन जो क्या कहते हैं पुराना जलोढ़ होता है, उसके कण क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, मोटे मोटे होते हैं, दोमट ओमट जैसे होते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर क्या कहते हैं हम खेती नहीं कर सकते, क्योंकि जो मिट्टी होती है फर्टाइल वही होती है जो पूरी क्या कहते हैं एक तरह से मुट्ठी में लो तो हाथ से छूट जाए, ठीक है। तो वही क्या हो जाती है हमारी मिट्टी पूरी तरह से फर्टाइल हो जाए, पर लेकिन मुट्ठी में लो तो हाथ से छूटने वाली मिट्टी एक तरह से डेजर्ट सोइल भी होती है, पर लेकिन वो फर्टाइल नहीं है, ठीक है। एलुवल सोइल की बात हो रही है, तो एलुवल सोइल का पे जाना, मुट्ठी पे ध्यान मत देना, ठीक है। जो हमारी क्या कहते हैं एलुवल सोइल है, ये वही है जो क्या कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल क्या कहते हैं एक तरह से सिल्की से समझ लो, उसी के ऊपर किसकी खेती होती है, चावल वगैरह की खेती होती है, किसके ऊपर, एलुवल सोइल के ऊपर। उसको हम बोलते हैं क्या, खादर। जो नई जलोढ़ है उसको हम खादर बोलते हैं, और जो हमारा पुराना जलोढ़ है उसको हम क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं, ठीक है। बांगर के ऊपर खेती हो सकती नहीं हो सकती, खादर के ऊपर हो सकती है, क्योंकि वो क्या है फर्टाइल है, ठीक है। सोइल आर आल्सो, ये तो हमने पढ़ लिया वाला पॉइंट। बांगर सोइल हैज बीन हायर कंस्ट्रक्शन ऑन रिडल्सन, खादर हैज बीन मोर मोर फर्टाइल, ठीक है। मतलब कि ये सिंपली वही जो मैं बता रहा था वही कह रहा है, जो क्या कहता है खादर है, ठीक है, वो बांगर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा क्या है फर्टाइल है। फर्टाइल मतलब क्या है, उपजाऊ हुआ है, ठीक है। ये वाला टॉपिक हमारा खत्म हुआ, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। ये मैप है हमारा, इसमें एलुवल सोइल है ऊपर। दिस सोइल इज वेरी फर्टाइल, ठीक है। जो हमारी क्या कहते हैं खादर सोइल है वो क्या है बहुत ज्यादा फर्टाइल है। विच आर आइडल ग्रोथ टू शुगर, मतलब कि जो हमारे क्या कहते हैं चीनी हो गई, जो हमारा गन्ना हो गया, गेहूं हो गया, जो भी हमारे चावल वगैरह उगते हैं वो कौन सी सोइल पे उगते हैं, खादर सोइल पे उगते हैं या एलुवल सोइल पे। उन सोइल्स को उन क्या कहते हैं फसलों को उगाया जाता है, ठीक है। और जहां पे भी क्या कहते हैं ये सोइल होती है वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, मतलब कि जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा होता है। जहां पे भी ये सोइल तुम्हें मिलेगी उस एरिया पे जनसंख्या का दबाव सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं अब हम। ब्लैक सोइल का हमारा अगला टॉपिक आने वाला है, जल्दी खत्म होने वाला है हमारा ये वाला चैप्टर। दिस सोइल आर ब्लैक इन कलर एंड आल्सो नाउ द रेगार सोइल, ठीक है। मतलब कि जो ये सोइल है इसका कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। और ये जो ब्लैक सोइल का फॉर्मेशन होता है ये कैसे हुआ था, आज से मिलियंस ऑफ ईयर पहले क्या हुआ था, जो भी क्या कहते हैं जो भी इन्वायरमेंटल चेंज हुआ था, जो भी क्या कहते हैं ज्वालामुखी में से ज्वाला निकली थी, और फिर कुछ क्या कहते हैं इन्वायरमेंटल चेंज हुआ जिसकी वजह से क्या कहते हैं वहां पे डेक्कन के प्लेटो का निर्माण हुआ। फिर वहीं पे वैसे ही कुछ क्लाइमेटिकली चेंज हो रहा था, कई सारे लाखों वर्षों तक बारिश वगैरह हो रही थी, और उसी वजह से क्या बना था हमारा, हमारी क्या बनी थी, ब्लैक सोइल बनी थी, ठीक है। इसको बनाने में किसी ह्यूमन एक्टिविटी का हाथ नहीं है, इसको बनाने में सिर्फ एक जियोग्राफिकल चेंज था जो कई लाखों साल पहले हुआ था, ठीक है। यही क्या था इसका फॉर्मेशन हुआ था। जब प्लेट्यू बना तो उसके साथ साथ हमारी ब्लैक सोइल भी बन गई। इसी वजह से सबसे ज्यादा कहाँ पे पाई जाती है, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन्हीं जगहों पे क्या कहते हैं हमारी ब्लैक सोइल पाई जाती है, ठीक है। प्लेस का मतलब यही है कि जो सोइल है ये पाई कहाँ पर जाती है, ठीक है। इसकी लोकेशन क्या है, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड जो भी क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ हो गया, ये वहां तक क्या फैली हुई है। और साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलोंग गोदावरी एंड कृष्णा की घाटियों में पाई जाती है। मतलब कि जो साउथ ईस्ट मतलब कि वही अपना बंगाल से लेके, ठीक है, जो हमारा बंगाल से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन हो गया, कोस्टल एरिया जो हो गया हमारा, यहीं पे पाई जाती है क्या हमारी ब्लैक सोइल। किसकी घाटियों में, कृष्णा और गोदावरी नदी की रिवर्स की घाटियों में पाई जाती है। कौन सी सोइल, ब्लैक सोइल पाई जाती है। दे आर रिच इन सोइल एंड न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि ये जो सोइल है इसके अंदर कई सारे क्या है पोषक तत्व के मामले में समृद्ध है। और सच्चा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम, मतलब कि जो भी लाइमस्टोन होता है इसमें पाया जाता है, ठीक है।
इसमें क्या कहते हैं कई सारे न्यूट्रिशन है, पोषक तत्व जैसे कैल्शियम हो गया, कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटास हो गया, ये कई सारे पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, गर्म मौसम में इनमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है, जो गर्म मौसम होता है उसमें क्या कहते हैं इसमें गहरी दरारें पड़ जाती है, सूख के बिल्कुल ऐसे हो जाती है, बिल्कुल गहरी दरारों वाली। दिखाता हूँ तुम्हें भी, देखना, ये देखो गर्म मौसम में क्या कहते हैं इसमें ऐसी ऐसी दरारें पड़ जाती है। देखो ऐसे लग रहा है जैसे अकाल पड़ गया, इधर पूरा सूखा इलाका है। तो गर्म मौसम में क्या होता है, इस सोइल में ऐसी ऐसी दरारें या कुछ ऐसा ऐसा बन जाता है। ठीक है, देखो अब इसमें क्या कहते हैं, दिस सोइल आर द बैंक एंड डिफिकल्ट वर्क ऑन द आफ्टर फर्स्ट ड्रेन। मतलब कि यहाँ पे बात हो रही है कि जो सोइल है इसमें क्या कहते हैं मानसून की पहली बारिश में, जो मानसून की पहली बारिश होती है उसमें इसके ऊपर जुताई हो गई तो हो गई, अगर उसके बाद अगर तुमने जुताई करी तो उसमें क्या कहते हैं खेती तुम्हारी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो मिट्टी है काफी ज्यादा मैट, काफी ज्यादा चिपचिपी सी हो जाती है। ठीक है, तो इसी वजह से क्या कहते हैं मानसून की पहली बारिश में यहाँ पे जुताई हो जाती है, जो ये सोइल होती है। और उसके बाद अगर तुमने दूसरी बारिश में करी तो हो पाएगी जुताई, नहीं हो पाएगी। जब जुताई नहीं होगी तो खेती कहां से होगी। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। रेड एंड येलो सोइल देखते हैं अब। ठीक है, दक्कन पठार के कुछ भाग, ठीक है, दक्कन पठार के कुछ भागों में अपनी रेड एंड येलो सोइल पाई जाती है। पीली और लाल मिट्टी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गंगा के मैदान के दक्षिणी भागों और पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। मतलब कि जो पीली और लाल मृदा है वो उड़ीसा में पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी भागों और पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्रों में भी पाई जाती है। कौन सी सोइल हमारी, रेड एंड येलो सोइल पाई जाती है। ठीक है, दिस सोइल आर आल्सो डेवलप्ड। मतलब कि जो ये सोइल है हमारी, ये क्रिस्टल और कायांतरित चट्टानों और लोह के प्रसार के कारण इन मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। मतलब कि जब ये जो सोइल है इसके अंदर जो भी क्रिस्टल होते हैं, जो भी चट्टाने होती है, या फिर लो या फिर लो धातु या फिर आयरन का बिल्कुल भी छोटा सा भी अगर कुछ भी प्रसार हो गया तो इस सोइल का जो कलर है क्या हो जाता है, वो रेड कलर हो जाता है। ठीक है, और जब यह हाइड्रेट अवस्था में होती है तो इसका रंग पीला हो जाता है। ठीक है, जब ये क्या कहते हैं हाइड्रेटेड अवस्था में होती है तो इसका रंग क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। इसी वजह से इसका नाम क्या है, रेड एंड येलो सोइल। लैटराइट सोइल है अब हमारा टॉपिक, लैटराइट सोइल है हमारी। ठीक है, लैटराइट हैज बीन डिवाइडेड बाय फॉर्म अ लैटिन लेटर वर्ड व्हिच मींस ब्रिक। ठीक है, मतलब कि जो लैटराइट शब्द है, ठीक है, ये कहां से लिया गया है, लैटर शब्द से लिया गया है, जो कौन सी भाषा का है, लैटिन भाषा का है। ठीक है, और लैटराइट मिट्टी उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल जोन के विकसित होती है। मतलब कि जो लैटराइट सोइल होती है वो कहाँ पे डेवलप होती है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में डेवलप होती है, जहाँ पे क्या कहते हैं सबसे ज्यादा बारिश होती है, सबसे ज्यादा गर्मी भी वहीं पड़ती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, जो कि हमारा साउथ वाला पार्ट है। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, यह मिट्टी तीव्र निचलन का परिणाम है और भारी वर्षा के लिए क्या कहते हैं, और भारी वर्षा का परिणाम है। ठीक है, ये जो मिट्टी है यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है और क्या होता है, निचलन भी होता है। निचलन का मतलब होता है जो मिट्टी है यहाँ पे तेजी से बारिश होती है और ये तटीय इलाकों में पाई जाती है। ठीक है, जब बारिश होगी तो मिट्टी के ऊपर की लेयर हट जाती है और उस कहीं चली जाती है किनारे वगैरह पे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हमारा निचलन बोलते हैं। ठीक है, और जो भी हमारी कहते हैं लेटराइटिक सोइल मोस्टली डीप, मतलब कि जो लेटराइट सोइल होती है ये अधिक गहरी होती है, सबसे ज्यादा डीप होती है लेटराइट सोइल, और इसमें अम्लीय यानी कि एसिडिक की मात्रा क्या होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है, और आमतौर पर पौधों में पोषक तत्वों की कमी होती है। इसके पौधों में, इसके ऊपर जो भी प्लांट उगते हैं उसमें इसकी क्या कहते हैं पोषक तत्वों यानी न्यूट्रिएंट्स की क्या होती है, कमी होती है। और लोकेशन, जो इसकी लोकेशन क्या होगी, दक्षिणी राज्यों में पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में, मतलब कि दक्षिणी राज्यों में पश्चिमी घाट के क्षेत्र जैसे महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, इन सबके कुछ हिस्सों में कहाँ पाई जाती है अपनी ये लेटराइट सोइल पाई जाती है। कहाँ पे, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, और जो भी पूर्वोत्तर क्षेत्र हो गया वहां पे क्या पाई जाती है, हमारी लेटराइट सोइल पाई जाती है। ठीक है, सोइल कंजर्वेशन टेक्निक्स, मतलब कि सोइल कंजर्वेशन टेक्निक्स पर्टिकुलरली इन द हिल एरियाज ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, दिस सोइल इज वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफी। मतलब कि ये सोइल का कंजर्वेशन भी किया गया है कहाँ पे, तमिलनाडु, कर्नाटका वगैरह हो गया, केरला, यहाँ पे इस सोइल में क्या कहते हैं कॉफी और चाय उगाई गई है। कौन सी फसलें उगाई गई है दोस्तों, कॉफी और चाय उगाई गई है।
कौन से सोइल पे, लैटराइट सोइल पे इसका कंजर्वेशन करके, कहाँ पे, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका के आसपास, ठीक है। और रेड लैटराइट सोइल जो हमारी क्या कहते हैं लैटराइट सोइल है, ये तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश और केरला में क्या कहते हैं मोर सस्टेनेबल फॉर क्रॉप्स लाइक काजू, ठीक है। मतलब कि जो भी हमारे क्या कहते हैं तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, केरला हो गया, यहाँ पे क्या कहते हैं इसका कंजर्वेशन किया गया है, काजू की फसल हुआ है, ठीक है। जो हमारे क्या कहते हैं तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला था, यहाँ पे इस जो सोइल है इसके ऊपर कौन सी क्रॉप्स ग्रो करी गई थी, कौन सी करी गई थी, अपनी ये वाली, ठीक है, कॉफी और टी वाली। और जो हमारे कहते हैं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है, केरला है, इसके ऊपर कौन सी फसल ग्रो की गई, काजू की, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं ये जो लैटराइट सोइल है इसका भी यूज किया जा रहा है कंजर्वेशन करके, ठीक है। एरिड सोइल है हमारा अगला टॉपिक। एरिड सोइल आर रेंज फ्रॉम अ ब्राउन, मतलब कि जो हमारी एरिड सोइल है इसका क्या कहते हैं कलर क्या है, ब्राउन कलर है। दे आर जनरली सैंडी, मतलब कि ये रेतीली है, ठीक है, ये रेतीली मिट्टी होती है। और इसमें कहते हैं सम एरियाज द नमक सल्ट कंटेंट वेरी हाई, मतलब कि कहते हैं मिट्टी ये रेतीली होती है, ठीक है। पाई कहाँ जाती है, राजस्थान में, ओब्वियसली ये रेतीली होगी। और इसमें क्या कहते हैं नमक की मात्रा भी क्या होती है, सबसे ज्यादा हाई होती है। और नमक की मात्रा हाई होती है। अगला पॉइंट हमारा कह रहा है कैल्शियम की मात्रा बढ़ाने के कारण नीचे की ओर कंकर परत की संरचना है, ठीक है। मतलब कि जब कैल्शियम की मात्रा इस सोइल में बढ़ जाती है, ठीक है, जैसे कि मान के चलो कि ये सोइल है, ये लैटराइट सोइल का पोर्शन है ऊपर वाला। अब यहाँ पे क्या कहते हैं कैल्शियम की मात्रा बढ़ गई, तो यहाँ पे क्या होगा, जो कैल्शियम की मात्रा बढ़ गई तो एक कंकर, जो कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी जब, तो वो चीज किस में कन्वर्ट हो जाएगी, किस में चेंज हो जाएगी, एक कंकर पत्थर की लेयर बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। जब कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, जो मिट्टी है अगर उसके ऊपर बारिश होगी तो ये जो कंकर पत्थर है वो पानी को अंदर जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। वो अपने अब ये जो पानी है उसको यहाँ से यहीं तक सीमित रखेंगे, या तो पानी ऊपर ही रहेगा या तो जो भी कंकर पत्थर है वो पानी को सोख लेंगे, ठीक है। तो इसी से क्या होता है, इसी वजह से क्या कहते हैं जो सोइल है इसके ऊपर खेती नहीं हो पा रही, इसके ऊपर फार्मिंग नहीं हो पा रही। क्यों, क्योंकि जो कैल्शियम की मात्रा जब बढ़ती है तो नीचे के जो क्या कहते हैं वो जो नीचे का जो स्ट्रक्चर होता है वो कंकर पत्थर में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। प्रॉपर इरिगेशन दिस सोइल बिकम अ कल्टीवेटेड केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, मतलब कि यहाँ पे क्या कहते हैं ओवर इरिगेशन करके, ज्यादा से ज्यादा क्या कहते हैं सिंचाई करके इस सोइल पे कहीं ना कहीं तो खेती की जा रही है, कहाँ पे, वेस्टर्न राजस्थान में। ये है एरिड सोइल, ठीक है। फॉरेस्ट सोइल देखते हैं, फॉरेस्ट सोइल क्या थी अपनी, ठीक है। दिस सोइल आर फाउंड इन द हिल ऑफ माउंटेन एरियाज वेयर सफिशिएंट एंड रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल, पर्याप्त वर्षा, मतलब कि अवेलेबल पर्याप्त वर्षा का मतलब यही है कि जो सोइल है इसको ना ज्यादा वर्षा चाहिए ना कम वर्षा चाहिए, इसको जो रेन चाहिए पर्याप्त चाहिए, कि मतलब इतनी हो जाए कि इसका काम चल जाए। ये नहीं चाहिए कि जैसे कि लैटराइट सोइल थी वो कहाँ पे डेवलप होती है, जहाँ पे सबसे ज्यादा क्या कहते हैं हाई रेन होती है, ठीक है, सबसे ज्यादा वर्षा होती है। पर लेकिन जो हमारी ये वाली सोइल है इसको पर्याप्त वर्षा चाहिए, ना सबसे ज्यादा चाहिए ना सबसे ज्यादा कम चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। मिट्टी की बनावट, ठीक है, मिट्टी की बनावट विभिन्न होती है और हैपड़ के वातावरण के अनुसार होती है, ठीक है। और माउंटेन हिल क्या क्या होती है, इनफर्टाइल होती है। जब ये क्या कहते हैं फॉरेस्ट सोइल, जैसे कि मान के चलो ये हिमालय है, ठीक है, ये हिमालय, जब ये सोइल हिल पे होती है, माउंटेन हिल पे होती है, तब ये क्या होती है, इनफर्टाइल होती है। जब ये कहते हैं रिवर्स के सारे नीचे आ जाती है, माउंटेन की घाटियों वगैरह में आ जाती है, तभी क्या हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। वही लिख रखा है यहाँ पे लोअर पार्ट्स ऑफ द वैलीज पर्टिकुलरली फैंस ऑफ फर्टाइल, ठीक है। मतलब कि ये सोइल फर्टाइल कब होती है, जब ये क्या कहते हैं माउंटेन की हिल से नीचे आती है। सोइल इरोजन एंड सोइल कंजर्वेशन, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा सोइल इरोजन का मतलब मृदा अपरदन और मृदा संरक्षण है हमारा अगला टॉपिक। देखते हैं सोइल इरोजन, मृदा निर्माण की प्रक्रिया और कटाव एक साथ और आमतौर पर चलते हैं, ठीक है, दोनों के बीच संतुलन है। मतलब कि जब तक क्या कहते हैं मृदा का निर्माण भी हो रहा है और उसका कटाव हो रहा है, जो भी नेचुरल प्रोसेस हो रहा है एक तरह का, ठीक है, जब तक क्या कहते हैं ये चीज नेचर के अंडर में है, जब तक क्या बना हुआ है यहाँ पे संतुलन बना है कि मृदा का निर्माण भी हो रहा है, कंजर्वेशन भी हो रहा है, थोड़ा सा अपरदन भी हो रहा है, तब तक तो संतुलित है, जब तक ये सारी चीजें नेचर के अंडर में है। पर जब ये असंतुलित तब होती है जब इसमें क्या कहते हैं ह्यूमन एक्टिविटी का क्या हो जाता है, इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। ह्यूमन फैक्टर जैसे कि क्या होता है, डिफोरेस्टेशन होता है, ओवरग्रासिंग होता है, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग, इन सब से क्या होता है हमारा सोइल इरोजन होता है, ठीक है। और नेचुरल फैक्टर, जो इसके नेचुरल फैक्टर है वो क्या होंगे, विंड इरोजन हो गया, वाटर इरोजन हो गया, ये क्या है इसके नेचुरल फैक्टर हो गए।
मतलब कि ये समझ लो जो हमारे कहते हैं विंड इरोजन होता है उससे ये होता है, जैसे कोई शुष्क क्षेत्र हो गया, ड्राई एरिया राजस्थान का हो गया, तो वहां पे कोई रिवर वगैरह की वजह से तो इरोजन होगा ही नहीं, तो जो हवा का बहाव है उसके साथ एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी चली जाती है, ठीक है। और वाटर इरोजन वो होता है जब बारिश आए, जब तो कोई नदी क्या कहते हैं मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए, ठीक है। और वाटर इरोजन, ठीक है, वाटर इरोजन कहाँ पे होता है, जैसे अपना नॉर्थ वाला एरिया होगा वहां पे होगा। और विंड इरोजन इज अ वेरी डेंजरस, जो हमारा क्या कहते हैं विंड इरोजन है वो सबसे ज्यादा क्या होता है, डेंजरस होता है। वाटर इरोजन क्या कहते हैं, टू टाइप के होते हैं, पहला नाला अपर्दन होगा और दूसरा चादर अपर्दन होगा। चादर अपर्दन और नाला अपर्दन यही होता है, जैसे कि नाला अपर्दन मैं तुम्हें दिखाता हूँ अभी, ठीक है। ये है हमारा नाला अपर्दन, जैसे तुम देख रहे हो कि ये जो पूरा मिट्टी का पोर्शन है, अब बीच में क्या कहते हैं गैप सा आ रखा है, गैप आ रखा है, तो एक नाले जैसी शेप बन रही है यहाँ पे, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, अपना नाला अपर्दन बोलेंगे, ठीक है। और जो चादर अपर्दन होता है उसको हम बोलते हैं जैसे मिट्टी के ऊपर की लेयर है, वो उसको क्या कहते हैं पानी एक जगह से दूसरी जगह पे ले गया, ठीक है। जैसे कि मान के चलो ये मिट्टी का पोर्शन है, अब जो बारिश आई यहाँ से और या फिर यहाँ से कोई रिवर वगैरह गई, तो वो मिट्टी जो है इस पोर्शन से मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगी, ठीक है, रिवर। अब सोइल कंजर्वेशन के लिए क्या कहते हैं कई सारी फार्मिंग हुई, जैसे काउंटर प्लगिंग हो गई, जो भी कहते हैं टेरिस फार्मिंग हो गई, स्ट्रिप फार्मिंग हो गई और शेल्टर बेल्ट्स हो गई। ये किसके लिए करी जाती है, सोइल कंजर्वेशन के लिए जाती है। अब इनके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। समुच्च जुताई, ठीक है, जो हमारा ये टॉपिक है, ये जो हमारे क्या कहते हैं समुच्च जुताई, ये जो खेती करने का तरीका है, फार्मिंग करने का जो मेथड है, इसमें ये होता है जैसे कि ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये बीच वाला, यहाँ पे क्या कहते हैं खेती करी जाती है और आसपास क्या कहते हैं एक बोल सी बना दी जाती है मिट्टी की, जिससे क्या कहते हैं वाटर इरोजन भी ना हो और विंड इरोजन भी ना हो, ठीक है। ये जैसे एक तरह से मेड़ वगैरह बांध देते हैं वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं क्या, सीढ़ीदार कृषि, मतलब कि जैसे कि ये ज्यादातर बनाई जाती है किस लिए, जब क्या कहते हैं बारिश आती है तो आधे से ज्यादा मिट्टी वो अपने साथ लेके चली जाती है, तो ये उसी लिए बनाई जाती है जब मान के चलो यहाँ पे बारिश हो रही है थी, तो ऊपर से बारिश हो रही है, अब क्या कहते हैं लोगों ने यहाँ पे फसल उगा रखी है सीढ़ी पे, अब जब वो पानी ऊपर से नीचे आते जाएगा यहाँ पे तो उसकी स्पीड बहुत तेज होगी जब वो यहाँ पे गिरेगा, लेकिन नीचे आते 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 उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो वो अपना जो सोइल इरोजन वो होगा वो नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं पट्टीदार खेती, ठीक है। पट्टीदार खेती वही होती है जैसे मान के चलो यहाँ पे बीच में खेती हो रखी है और अगल बगल क्या कहते हैं घास वास उगा दी, ठीक है। इससे क्या कहते हैं जो हवा की तेज गति आ रही होगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी, फिर उससे क्या कहते हैं अपना विंड इरोजन नहीं होगा और सोइल इरोजन भी नहीं होगा, अपनी जो फसलें हैं वो एक जगह पे रहेगी, जो मिट्टी है वो भी अपनी एक जगह पे रहेगी। और शेल्टर बेल्ट, ठीक है, शेल्टर बेल्ट जो हमारी होती है इसको हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं हम इसे श्रृंखला बोलते हैं, ठीक है, रक्षक मेखाल बोलते हैं, रक्षक मेखाल बोलते हैं आई थिंक, ठीक है। तो ये जो खेती होती है ये ऐसे होती है जैसे मान के चलो देख ही रहे हो तुम, ये खेत है, ठीक है, अब इसके आसपास क्या कहते हैं कुछ शेल्टर बेल्ट वगैरह बांध दी गई किसकी वगैरह की, जिससे क्या कहते हैं अगर हवा तेज गति से आ रही होगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। जब लो हो जाएगी तो क्या वो मिट्टी को एक स्थान से दूसरी जगह पे ले जाने में सक्सेसफुल हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, तो अपना सोइल इरोजन क्या हो जाएगा, इससे लो हो जाएगा, क्योंकि जो शेल्टर बेल्ट है ये हवा की जो गति है उसको क्या कर देगी, धीमी कर देगी, यही समझो, ठीक है। इसी से क्या होगा, हमारा सोइल कंजर्वेशन होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमारा चैप्टर है ये पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब तुम्हें अगर वीडियो में कुछ ना समझ आया हो, कोई टॉपिक अगर तुमसे गलती से क्या कहते हैं ना समझ आया हो, तो जो वीडियो है इसको दोबारा से रिवाइंड करो, जो भी टॉपिक जो भी कॉन्सेप्ट तुम्हें ना समझ आया हो उसको वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देखो, और क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना जो मैंने तुमसे पहले क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर जरूर बताना। बाकी जब तक के लिए जानने के लिए जुड़े रहे, बने रहे एसबी क्लासेस के साथ।